देख लेता हूं मैं, है ना। क्लास स्टार्ट की जाए। रेडी हैं आप सभी? होली मनाने लगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। एक बार आ जाइए। गुड आफ्टरनून सभी को। तो क्लास स्टार्ट की जाए। आवाज ठीक है? आवाज ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट की जाए। आज बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, है ना। सारे होली लगता है चले गए मनाने। आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार सभी लोग आ जाइए फटाफट फटाफट। चलिए गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट करूं? सारे जुड़ जाइए एक बार। आज आपका टेस्ट भी है, याद रखिएगा। आज आपका जो जितना पढ़े हैं उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपसे मैं पूछूंगा, आपको जवाब देने हैं। ठीक है। कंकाल तंत्र खत्म करने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये स्क्रीन पे होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। मतलब एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको फटाफट आंसर करने हैं। मैं टाइम दूंगा, थोड़ा आराम से ही करेंगे, है ना। चलिए क्लास स्टार्ट की जाए। आज बहुत कम है ना। चलिए खैर बाकी जुड़ेंगे बाद में। अब स्टार्ट कर देता हूं मैं क्लास। सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए आज हम भी पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। क्या पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में मुख्य रूप से आपको देखना क्या है, तो जितने भी हड्डी हैं यानी अस्थि, हड्डी को अस्थि भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोन बोलते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे उसी में उपास्थि। उपास्थि होते हैं कार्टिलेज, है ना। तो इन दो के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलेंगे? कंकाल तंत्र। मुख्य रूप से ये दो आते हैं कंकाल तंत्र के अंतर्गत, तो यही आपको पढ़ना है। ठीक है, कंकाल तंत्र में यही आपको पढ़ने हैं। अब मैं कंकाल तंत्र को थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। और आमतौर पे यहाँ किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कंकाल तंत्र में वो बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो कंकाल तंत्र ध्यान दीजिएगा, मतलब इसके अंतर्गत हम बोन के देखेंगे, कार्टिलेज देखेंगे, है ना। अब कंकाल तंत्र में आगे जब बढ़ेंगे तो इसको 2 भाग में बांटा गया है, बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र का मतलब ये होता है कि जिसमें बहुत सारे जो ऐसे जीव हैं जिनके शरीर के बाहर मतलब हड्डी होता है ना, बाहर हड्डी होता है। जैसे आपका घेंघा की बात करें, केकड़ा की बात करें, बहुत सारे जीव उसमें आते हैं। और अगर अंदर वाले की बात करें तो मानव आता है, मानव आ गए, जो पशु हैं वो आ गए, मुर्गा मुर्गी आ गए, वो सारे हो गए। उसके बाद इसी कंकाल तंत्र में हम 2 चीज और पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के भाग के, मतलब 2 पार्ट करके पढ़ेंगे। तो एक को बोलते हैं हम अक्षीय कंकाल और दूसरे को बोलते हैं उपांगीय कंकाल। हड्डियों की कुल संख्या होती है शरीर में 206। नवजात शिशुओं में भले 300 होती है, बाद में वो जुड़ जाती है। और जब वही थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, जब स्कूल में जाने लगता है, उस बच्चे का जो हड्डी होता है 208 हो जाता है। और वही 208 फिर बाद में जुड़ के 2 हड्डियां 206 बन जाती है। इसी 206 हड्डी को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पूरा डिटेल कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो पूरा करेंगे, इसी का दोनों डिटेल करेंगे। अब जैसे इसके 2 पार्ट होंगे, एक तो होगा कंकाल तंत्र और दूसरा क्या होगा? उपांगीय। उसमें एक में होगा 126 हड्डी और एक में होगा 80 हड्डी। इसी हड्डियों के अध्ययन को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। हड्डियों के जोड़ भी होंगे कहीं कहीं, जैसे जोड़ होगा तभी तो मुड़ेगा। अब यहां मुड़ के दिखा दीजिए, इस जगह पे, इस जगह मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। ये हड्डी लंबी यहां से यहां तक है, ये जगह मुड़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं संधि।
जो हड्डियों के जोड़ जहां पे होंगे उसको बोलते हैं संधि यानी ज्वाइंट, उसके बारे में भी देखेंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, एक तरफ से मैं बताता हूं, हड्डी में ही पढ़ना है। और हड्डी में एक चीज हमें याद रखिएगा कि एक हड्डी होती है, हड्डी का मतलब थोड़ा हार्ड, और उपास्थि का मतलब होता है सॉफ्ट, हड्डी से काफी सॉफ्ट होती है। उपास्थि की बात करूं मैं तो जैसे ये कान देखिए, कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज, ये दब जा रहा है, लेकिन हड्डी को दबा सकते हैं आप, हड्डी को नहीं दबाएंगे, दबेगा ही नहीं, वो हार्ड होता है, ठीक है। अब इसी का डिटेलिंग करेंगे हम लोग। दूसरी एक और बात याद रखिएगा, यही आज पढ़ेंगे हम लोग बोन मैरो। बोन मैरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा भी दो तरह के बनेंगे, लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। तो चलिए इसका डिटेल स्टार्ट करते हैं, और बीच में टेस्ट के पहले मैं कहानी सुनाता, देन टेस्ट कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कंकाल तंत्र के अंतर्गत अस्थि यानी बोन आते हैं, उपास्थि यानी कार्टिलेज आते हैं, जो हमको क्या करते हैं, शरीर को गति और सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारे बॉडी को खड़ा रहने में मदद करते हैं। मान लीजिए बॉडी में हड्डी नहीं है तो आप लड़खड़ा के गिर जाइएगा, मतलब हमारे शरीर को एक सहारा प्रदान कौन करता है? यही कंकाल करता है, ठीक। चलिए, शरीर को गति, जैसे हम चल रहे हैं, मोशन, हड्डी के बदौलत ही चल पाते हैं। केवल मांस रहेगा तो सब तो वो एक जगह हो जाएगा ना। और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे आपको पीटता है, मारता है तो हड्डी पे जाके चोट लगता है, मांस के बाद हड्डी पे ही चोट लगता है। कभी कभी देखिएगा कि यहाँ पे कोई मार दिया, इस जगह पे डंडे से मार दिया तो ये अंदर तक टन से आवाज आता है, टन ऐसा मारा, आपको अंदर तक दर्द होता है, कुछ दिन दर्द करते रहता है। तो हड्डियों के जोड़ पर अगर कोई चोट करता है, चाहे मूवी में देखे होंगे जब फटाफट दिखता है तो इस पे रोकता है लोग। इस पे क्यों रोकता है? क्योंकि ये मजबूत हड्डी है, ठीक है, ये में रोक लेता है लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ शरीर को सहारा प्रदान करते हैं। हड्डियों के अध्ययन को यानी अस्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। अब उपास्थियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? हड्डियों के अध्ययन को तो हम बोल दिया ऑस्टियोलॉजी, लेकिन उपास्थि यानी कार्टिलेज। कार्टिलेज मैंने बताया छोटा, कार्टिलेज का मतलब छोटा नहीं, मतलब ये कान का देखिए, ये वाला कार्टिलेज, कार्टिलेज को दबा सकते हैं, थोड़ा सॉफ्ट होता है। मतलब किसी का कान निकाल दीजिए और उसको पका दीजिए तो खा जाइएगा आप, लेकिन हड्डी को आप खा सकते हैं। कभी कभी देखिएगा नॉनवेज जो खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, मुर्गा मुर्गी जी है, तो खाते समय हड्डी जो मिलता है, हड्डी को आप नहीं खा सकते हैं। कई लोग चबा देते होंगे, पता नहीं, लेकिन उसमें कार्टिलेज होता है, हड्डी का एकदम कोमल भाग, उसको खा जाते हैं, तो ये कार्टिलेज है। अब ध्यान दीजिए, कोशिकाओं से नई हड्डियों का विकास। अब सेल से अगर नई हड्डी का विकास और गठन की प्रक्रिया हो रही है तो हम बोलते हैं बोन डेवलपमेंट यानी अस्थि भवन। और इसी अस्थि भवन के आधार पर किसी भी व्यक्ति का उम्र ज्ञात किया जा सकता है। जैसे नहीं बोलते हैं कि मेडिकल में जाते हैं, आप मेडिकल में जाते हैं, अगर मेडिकल में ऐसा कई बार डिफेंस, हाई लेवल के जो डिफेंस का मेडिकल जो होता है, उसमें देखिए इस हड्डी के द्वारा मतलब मनुष्य की आयु का पता अस्थि भवन परीक्षण द्वारा लगाया जाता है। आपका उम्र हो रहा है मान लीजिए 30 साल और करा के गए हैं कई साल, तो पकड़ा जाइएगा यहाँ पे अस्थि भवन परीक्षण द्वारा। सारा कुछ ठीक कर सकते हैं आप, बाल छोट छोट रख सकते हैं, मूंछ कटवा सकते हैं, लेकिन हड्डी को कैसे छिपाएंगे आप? तो अस्थि भवन परीक्षण का यूज किस लिए किया जाता है? मनुष्य की आयु का पता लगाने के लिए। ये बातें याद रखिएगा, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं, मतलब संयोजी ऊतक हैं, ठीक। अस्थि यानी बोन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के कारण कठोर होता है, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, इसलिए बहुत हार्ड होता है। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक, ये बातें याद रखिएगा। अब आते हैं उपास्थि। उपास्थि को हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। उपास्थि को क्या बोलेंगे? कार्टिलेज। हड्डी आज थोड़ा आराम से पढ़ लेने हैं, अच्छे से रट लेने हैं। कैल्शियम फॉस्फेट के कारण यह सॉफ्ट होता है। अगर इसमें कैल्शियम फॉस्फेट की जगह मान लिया जाए हम CaCO3 डाल दिए, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी हार्ड हो जाएगा। यानी अगर मैं बोलूं उपास्थि किससे मतलब सॉफ्ट है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के कारण ये सॉफ्ट होता है। दूसरी बात, उपास्थि कॉन्ड्रोइटिन लवण पाई जाती है। कॉन्ड्रोइटिन लवण, कौन सी लवण? कॉन्ड्रोइटिन लवण पाई जाती है। अब कंकाल तंत्र को दो भाग में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन देखिएगा। पहला भाग है बाह्य कंकाल और दूसरा भाग है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल को समझिए यहाँ पे ध्यान से। शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल, मतलब शरीर के बाहर सब कुछ आपका हड्डी वगैरह चीज रहेगा, उसको बोलते हैं बाह्य कंकाल। स्केलेटन,
एक्सकेलेटन ये होगा और दूसरा होगा इंडोस्केलेटन। तो ध्यान दीजिएगा, इंडोस्केलेटन और एक्सकेलेटन ध्यान दीजिएगा। शरीर की बाहरी सतह, अब ध्यान दीजिए, शरीर की बाहरी सतह पर बहुत सारे चीज होते हैं। शरीर बाहरी सतह पर ध्यान दीजिएगा, जैसे शरीर की बाहरी सतह, मान लीजिए हमारा नाखून है, ठीक, या फिर बाल हो गया है, बहुत सारे चीज इसमें आते हैं। ध्यान दीजिए, शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल जैसे विभिन्न जंतुओं का कवच, अब ऊपर से कुछ जंतुओं का दिखेगा एकदम शेप बना होता है कवच टाइप का सुरक्षा के लिए। दूसरा पक्षियों के पंख, अब पक्षी के पंख को देखिएगा बाहरी कंकाल। सरीसृप, बाल, सरीसृप एवं मछली के शरीर पर उपस्थित सल्क, जो सल्क लगे होते हैं उनको मछली को ऐसे ऐसे चलने के लिए, वो हो गए, ये क्या हो गए, बाहरी कंकाल हो गए। अब बाह्य कंकाल वाले जंतु कौन कौन से होंगे, ये तो हो गया उदाहरण, लेकिन जंतु इसमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन जीव आते हैं। तो पहला आएगा कछुआ। कछुआ को कभी देखिएगा जब चलता है वो, तो ऊपर का भाग उसका एकदम गोला ऐसे छत्ता जैसा रहता है, वो एकदम हार्ड होता है। मतलब कछुआ को देखिएगा अंदर का भाग बहुत सॉफ्ट होगा, अंदर भी उसका हड्डी होता है। इसको तो हम दोनों में रख सकते हैं, बाह्य कंकाल का भी उदाहरण है और अंतः कंकाल का भी उदाहरण है। कारण बता देता हूं, कछुआ में ऊपर जो भाग होता है ऐसा, वो बहुत हार्ड होता है। कछुआ को कभी आप मारिएगा डंडा से तो वो अपना नीचे वाला भाग एकदम एक जगह कर लेगा और केवल ऊपर का भाग ढाल की तरह बन जाता है। तो ऊपर का भाग क्या होगा, बाह्य कंकाल तंत्र, और अंदर का भाग क्या होगा, अंतः कंकाल तंत्र। लेकिन बाह्य कंकाल वाले जीव जंतु में कॉकरोच आते हैं, टिड्डा आता है, केकड़ा आता है, घोंघा आता है, सीप। कॉकरोच को देखिएगा ऊपर वाला बहुत हार्ड होता है, उसी तरह टिड्डा का ऊपरी पार्ट बहुत हार्ड होगा। केकड़ा तो आपने देखा होगा, ऊपर बहुत हार्ड होता है, अंदर बहुत सॉफ्ट होगा। घोंघा को देखे होंगे, घोंघा और सीप ये समुद्र में जो पाए जाते हैं, इसी से शंख बनता है। और घोंघा सीप को देखेगा कभी कभी आप पकड़ के ले भी आते हैं घर में, है ना, ये सब हो गया। और यहाँ पे आते हैं अंतः कंकाल तंत्र। शरीर के भीतर हड्डी अगर पाया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंतः कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल वाले जो जीव जंतु हैं, मानव हो गया, जैसे हम लोग हैं, हमारे शरीर के अंदर है हड्डी, कहाँ है, शरीर के अंदर ही भाग में है, बाहर नहीं है। पशु है तो पशु के अंदर है, मुर्गी है तो मुर्गी के अंदर। मुर्गी को कभी देखें कटते हुए तो मुर्गी के ऊपरी पार्ट को मांस, देखिए हमारा जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, हड्डी को कई चीज ढक के रखा है, जैसे मांस हो गया, बहुत सारा त्वचा हो गया, है ना, सब कुछ ढक के रखा है। अब मानव, पशु, मुर्गी, इसमें किसमें आएगा, अंतः कंकाल तंत्र। अब आते हैं अंतः कंकाल तंत्र के भी दो भाग। अंतः कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं, ठीक, और यही आपको अध्ययन करना है, यही मेन अध्ययन करना है आपको। पहला है अस्थि यानी बोन, ये हार्ड होगा, और दूसरा उपास्थि यानी कार्टिलेज, मुलायम होगा। और इसी हड्डी को अभी आप टोटली यहाँ पे देखिएगा, देखिए बोन ये है कठोर भाग, ठीक। एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, मैंने बताया था, ये शरीर को सुरक्षा और देखिए डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का निर्माण करता है। आपको मैंने बताया है ब्लड वाले सेक्शन में कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो दिखाते हैं कहाँ होगा, कैसे होगा निर्माण। जैसे मान लिया जाए कोई एक हड्डी है, मान लीजिए हाथ की हड्डी है, पैर की हड्डी है, कोई भी हड्डी है, तो उसी के अंदर जो होता है खोखला भाग होता है, उसी में से आपका वही है बोन मैरो, अंदर का जो भाग है वही है बोन मैरो। कभी बांस देखिएगा, बांस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कि पूरा मतलब भरा रहेगा, अंदर खोखला नहीं रहेगा, और एक बांस होता है अंदर खोखला रहता है, उसमें कुछ कुछ चीजें रहती हैं। उसी तरह हमारा हड्डी है, हड्डी में बोन मैरो में देखिएगा कहीं कहीं आपका अंदर का भाग जो है खोखला रहता है, वो उसी को बोलते हैं बोन मैरो। वहां बोन मैरो में दो टाइप के होंगे, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, अभी दिखाएंगे आपको। तो वहां हमारा क्या बनता है, ब्लड बनता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है, तो बोन मैरो में। हड्डियों के अंदर 38% ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी, ओसिन प्रोटीन कितना है, 38%। और 62% अकार्बनिक लवण, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट ये सब होता है। यानी हड्डियों के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो जरूर याद रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट 62% होते हैं और ओसिन प्रोटीन 38% होते हैं हड्डियों में। हड्डियों में उपस्थित कोशिका को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स या मैचुरल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैचुरल बोन या ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अस्थियों में रक्त वाहिकाएं उपस्थित होती हैं, तभी तो आपका ब्लड बनेगा और जाएगा। और अब आते हैं कार्टिलेज को समझते हैं। ये थोड़ा सॉफ्ट होगा, है ना, इसको आप चबा सकते हैं, खा सकते हैं, हड्डी को आप कभी चबा के खा नहीं सकते हैं। और अब आते हैं, ये एक संयोजी ऊतक उसी की तरह भी है,
मतलब वो भी एक संयोजी ऊतक है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन हड्डी को आसानी से नहीं तोड़ सकते, थोड़ा हार्ड होता है। यह दो हड्डियों के जोड़ पर स्थित रहता है। दो हड्डियों के जोड़ पर देखिएगा, मान लीजिए यहाँ जोड़ है मेरा या पैर का जोड़ है, वहीं स्थित रहेगा। अभी फिगर में कहीं दिखा देंगे आपको कि कार्टिलेज कौन सा है। उपास्थि में उपस्थित जीवित सेल को हम कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। उपास्थि में जो उपस्थित सेल होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। उपास्थियों में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, लेकिन हड्डियों में रक्त वाहिकाएं होती हैं। अस्थि वृद्धि के लिए, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ एक पॉइंट लाते हैं। यहाँ हमारा अस्थि था, अस्थि वृद्धि के लिए विटामिन डी आवश्यक है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी की कमी से दो रोग होता है। बच्चों में कौन सा रोग होगा और वयस्कों में कौन सा रोग होगा? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा और वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? जल्दी बताइएगा फटाफट। चलिए बताइए, मैं अभी दिखाता हूं। देखिए बच्चों में जो है वो होगा रिकेट्स और बड़ों में जो होगा ऑस्टियोमेलिसिया। कौन सा रोग होगा? ऑस्टियोमेलिसिया। बच्चों में रिकेट्स, वाह वेरी गुड रजनी, पहला जवाब आपका आया है। अब देखिए यहां पे देखिए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, लेकिन ये बच्चों में होगा, और ऑस्टियोमेलिसिया रोग ये वयस्कों में होता है। वाह रजनी देशमुख, बहुत ही अच्छा जवाब आपका है। ऑस्टियोमेलिसिया रोग ये होता है, लेकिन ऑस्टियोमेलिसिया जो रोग होता है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है स्टाफिलोकोकस। कौन सा? स्टाफिलोकोकस, ठीक है ना। इस जीवाणु के वजह से ऑस्टियोमेलिसिया रोग होता है। अब आते हैं बोन मैरो। यही तो है बोन मैरो जहां से आपका WBC RBC वगैरह बनते हैं। अब बोन मैरो देखते हैं कहां है? मोटी और लंबी अस्थियों में। मोटी और लंबी, ये मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये या ये, मोटी और लंबी, छोटी नहीं होना चाहिए। मोटी और लंबी अस्थियों में एक खोखली गुहा पाई जाती है। मैंने बांस का एग्जांपल जो दिया था, बांस भी मोटा ही होता है, मोटा अस्थि, ठीक। बांस को एग्जाम्पल मैंने जो दिया था उसके अंदर जो होता है खोखला, उसी में आपका, उसी तरह समझिए मोटी और लंबी हड्डियों में एक खोखली गुहा पाई जाती है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं, यानी मैरो कैविटी कहते हैं, यानी मैरो कैविटी कहते हैं। ओके, इसी मज्जा गुहा में एक विशेष प्रकार का आधा तरल पदार्थ, आधा तरल, पूरा तरल नहीं, आधा तरल पदार्थ भरा होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? बोन मैरो। यह दो होता है, एक तो रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो अस्थियों के सिरों और किनारों पर पाई जाती है। मान लिया जाए कोई एक हड्डी है, तो इसका यही हड्डी मान लीजिए, ये वाला हड्डी यहां से यहां तक, तो अस्थियों के सिर, ये सिर और किनारा यहां पाया जाएगा, ठीक। लाल अस्थि मज्जा RBC, WBC तथा प्लेटलेट्स का निर्माण करती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब पीली अस्थि मज्जा क्या है भाई? पीली अस्थि मज्जा ये भी समझ लीजिए, अस्थियों के मध्य भाग में, मान लिया जाए ये अस्थि है, ये कोई हड्डी है, ये हड्डी है, तो इसके इस भाग पर, सिर पर, अब इस भाग पर, पैर पर, यहां क्या लिखा? सिर और किनारों पर, किनारों पर ये क्या पाया जाएगा? आपका रेड बोन मैरो। और ये कहां पाया जाएगा? मध्य भाग में। मध्य भाग मान लीजिए ये बीच वाला, ये दिख रहा होगा बीच वाला भाग, ये यहां से यहां बीच वाला भाग, उसमें पाया जाएगा आपका पीली अस्थि मज्जा। ये कुछ मात्रा में, मतलब थोड़े मात्रा में WBC का निर्माण करती है। वेरी गुड, जिसका भी जवाब बच्चों में रिकेट्स। चलिए अभी आप जवाब दे रहे हैं थोड़ा लेट से। अब आइए यहाँ पे, हमारे शरीर में कुल कितने हड्डियां हैं? 206। कितने हैं? 206। बालकों में कितने हैं? 208। बालकों में कितने होते हैं? 208। लेकिन नवजात जो बच्चा होता है, जो जन्म लेता है या कुछ दिन उसका हुआ होता है, 2 दिन 4 दिन, उसमें हड्डियों की संख्या कुल कितनी है? 300 हड्डी। अब ये हड्डी जुड़ती कैसे हैं बताते हैं। बच्चों का जब जन्म होता है तो उनकी माता उनकी बॉडी में पूरा ऑयल लगाती हैं। आमतौर पे देखा गया सरसों ऑयल, तो सरसों ऑयल, अब तो कई तरह के ऑयल आने लगे, तो वो लगाते हैं। उसको लगाते लगाते हड्डी अपने अपने जगह पे जुड़ने लगता है, और जुड़ते जुड़ते क्या होगा? फिर 208 बन जाएगा जब वो बच्चा स्कूल जाने लगेगा। वही बच्चा स्कूल जाते जाते थोड़ा जब कॉलेज में जाएगा, यानी वयस्क जब हो जाएगा, तो उसका हड्डी कितना हो जाएगा? 206। और यही 206 हड्डी जो है जब UPSC, UPPSC या फिर लोक सेवा आयोग की तैयारी करेगा तो सब 206 हड्डी बेचारे का दर्द देगा, और इस दर्द को सुनने वाला कोई नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। हड्डियों को, अब देखिए हड्डी जुड़ेगा ना, हड्डी को मांसपेशी, हमने क्या बताया? हमने क्या बताया? हड्डी भाई मांसपेशी से जुड़ेगा,
क्योंकि जुड़ा है ना एक दूसरे से। ठीक है, जवाब लेते जाते हैं तो तुरंत कर देते हैं। ठीक है, मैं भी पूछूंगा, टेंशन नहीं लेना है, आज आपका वैसे भी टेस्ट है, टेंशन नहीं लेना है। अभी हड्डी पढ़ा के जितने भी हड्डी हैं वो फिर दर्द होने लगेंगे कुछ देर बाद, तो वो मैं उसके लिए टेस्ट रखा हूँ आपका, है ना। क्वेश्चन रहेंगे आपके समक्ष और आंसर आपको देते रहना है फटाफट, टाइम दूंगा मैं, आराम से आज कराऊंगा। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला टिश्यू जो होता है उसको बोलते हैं टेंडन। मान लीजिए एक ये हड्डी है, मेरा ये हड्डी है, मान लीजिए यहाँ से, यहाँ मांसपेशी से जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है कि ऊपर में मांसपेशी है, अंदर में त्वचा, अंदर मांसपेशी, ऊपर त्वचा अंदर मांसपेशी, उसके बाद ना हड्डी है, बहुत सारे फिर अंदर ब्लड वगैरह सर्कुलेशन, बहुत तरह की चीजें हैं। तो ये याद रखिएगा, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला टिश्यू टेंडन। ठीक, अब हड्डी को हड्डी से, हड्डी भी तो जुड़ेगा। मान लीजिए यहां से यहां हड्डी है, ये एक हड्डी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 3 हड्डी है ना उंगली में 3 हड्डी, अभी पढ़ाऊंगा उंगली में 3 हड्डी। मान लीजिए ये एक हड्डी है, यहाँ एक हड्डी, यहाँ तो बहुत सारे हड्डियां हैं। हाथ में ही सबसे ज़्यादा हड्डियां होती हैं, हाथ में टोटल हड्डी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 14 दूनी 28 के आसपास होती हैं हाथ में हड्डियां। अगर मैं बात करूं ये वाले भाग का, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ 2 भाग हैं, ठीक, यहाँ से यहाँ 2 भाग, इसमें 2 भाग हैं, हड्डी जो होती है यहाँ पे 1 नहीं है 2 है, फिर यहाँ 1 है। तो इसको और इसको जोड़ने का काम कौन करेगा? तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला टिश्यू जो होगा वो होगा लिगामेंट। क्या होगा? लिगामेंट। चलिए, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कोई नहीं जान, सबको जानते हैं आप सभी, लेकिन आपको मैं एक चीज आज बता देता हूं, इसमें भी याद रखिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर, ये सबको जानता है। अब इसी जांघ की फीमर को हम बोलते हैं ऊरू हड्डी। कौन सा हड्डी? ऊरू हड्डी। तो ऊरू फीमर याद रखिएगा, है ना। अभी चल रहे हैं अलना और पलना झुलना सब पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। फीमर सबसे बड़ी, इसको क्या बोलते हैं? ऊरू हड्डी बोलते हैं। अब पूछ देगा कि मान लीजिए कि जांघ की शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, और कहीं अगर ये पूछ दिया कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी, कान में होते हैं 3 हड्डी, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। तो ये 3 में सबसे छोटा जो होता है कान का स्टेप्स होता है। मैलियस, इनकस और स्टेप्स, इन 3 हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। यानी मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? स्टेप्स। अगर आपसे मैं ये पूछ दूं कि ऐसा शरीर का कौन सा पार्ट है, भाग है, जो सबसे हार्डेस्ट है, तो आप बोलिएगा दांत का इनेमल। चलिए, वो हड्डी में मत लाइएगा। पटेला एक बहुत फेमस चीज है, पटेला। पटेला को बोलते हैं जानवीक या जानू फलक। प्रत्येक घुटने के सामने, अब जैसे घुटना है, यहां से तो घुटना दिखाना मुश्किल है, जो भी घुटना है, घुटना में एक ऐसा कटोरी जैसा लगा है, कैप। तो प्रत्येक घुटने के सामने की ओर एक स्थित एक छोटी हड्डी जिसको नी कैप कहते हैं, वही पकड़ के रखता है, नी कैप। उसी के फलस्वरूप अब ऐसे ऐसे योगासन, शीर्षासन और सारा कुछ कर लेते हैं, उड़ासन, सारा कुछ कर लेते हैं उससे, मतलब वो मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं पैर को, है ना। वही नी कैप, इसको क्या नाम दिया गया है? पटेला या जानविक या जानू फलक। तिलचट्टा में 3 पैर जोड़ी होते, 3 जोड़ी पैर होते हैं। हमारे यहाँ कितने पैर हैं? हम मतलब मानव के कितने पैर हैं? तो बोलिएगा आप 1 जोड़ी, मतलब 2 पैर। तिलचट्टा में कितने होते हैं? तो 3 जोड़ी पैर, यानी 6 पैर बोल सकते हैं। अब आइए, यही है मानव का कंकाल। यहाँ तो फिगर दिख रहा है आपको? हाँ, चलिए दिख रहा है। देखिए, इसको बोला गया है, इसको 2 पार्ट में कर देते हैं हम। एक पार्ट ये वाला हुआ, यहाँ सिर से लेके, मुंडी से लेके यहाँ तक, नीचे वाला भाग तक, मतलब मूत्र मार्ग से पहले वाला भाग तक, मूत्राशय तक ले लीजिए आप, वो वाला भाग एकदम सीधा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल। यहाँ पे टोटल हड्डियों की संख्या होगी 80। कितनी? 80। और इसको हम बोलते हैं यहाँ शोल्डर से, गर्दन से शोल्डर ऐसे इस तरह से आया, और फिर यहाँ से यहाँ दोनों पैर तक, इसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल। यहाँ पे हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 106। तो 106 और 80 कितने हुए? जोड़ लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल 206 टोटल दिया हुआ है। देखिए इसमें कितना होगा? 126, सॉरी 106 मैंने बोल दिया गलती से, 126 होंगे। 126 इधर और 80 उधर, तो टोटल कितने होंगे? 206। तो एक एक कर समझते हैं उपांगीय कंकाल। पहले तो ये फिगर में दिखा दूं आपको एक बार, ये वाला। अब देखिए कैसे कैसे कंकाल तंत्र में कितना कितना हड्डी होगा, वो एक बार देख लीजिए, ठीक। मानव कंकाल, अनुबंधी या उपांगीय कंकाल जिसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें आपका टोटल हड्डी होगा 126। माफ कीजिएगा 106 अगर मैंने बोला हो तो,
चलिए, हाथ पैर वाला भाग होगा, मतलब हाथ यहां से शोल्डर से लेके, ये शोल्डर से लेके ऐसे हाथ पूरा, और पैर पूरा यहां कमर के नीचे, कमर मतलब से नीचे ऐसे पूरा भाग, तो ये हाथ और पैर वाला भाग को क्या बोलेंगे? अनुबंधी या उपांगीय कंकाल तंत्र। उसमें 126 हड्डी आएंगे और इसको बोलते हैं हम अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन। इसमें 80 हड्डी होंगे। सिर से मूत्राशय तक सीधा वाला भाग, मतलब यहां से एकदम सीधे चले, यहां ऐसे सीधे, ठीक है ना। इसी में आता है आपका ये वाला भाग, ये उरोस्थी वाला भाग, ये मतलब श्वसन वाला भाग, श्वास नली इसी में मतलब कैद रहेगा, श्वास का जो भी पार्ट है, फेफड़ा वगैरह। अब यहाँ पे देखिए, इसके हाथ पैर वाले भाग को हम 4 पार्ट में किया है। अक्षीय कंकाल भी लगभग 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहला है वक्ष। वक्ष में कुल हड्डी होंगे 2 हड्डी होंगे 4, 2 4 मिला के, ठीक है। कुल्हा होगा 2, जिसको श्रोणी मेखला बोलते हैं। श्रोणी मेखला जिस पे आप बैठते हैं, मतलब बैठने के लिए जो यूज करते हैं पीछे, वो वाला पकड़ के जो रहता है, उसी को हम बोलते हैं श्रोणी मेखला। यानी 2 हड्डी यहां होंगे, यानी 2 दूनी 4, ठीक है। यहां पे आपका होगा फोरलिम्ब यानी अग्रपाद। अग्रपाद मतलब होगा ये वाला भाग, यहां से लेके, हाथ से लेके यहां तक। यहां कितनी हड्डी है? 30 हड्डी हैं। अभी दिखाएंगे एक एक करके 30 हड्डी कैसे हैं। और 30 अगर एक में है तो 2 में कितना होगा? 60। 30 इसमें, 30 इसमें, 60 हो गया टोटल। पश्चपाद मतलब, अब फोरलिम्ब इसको बोलते हैं, इसको हैंडलिम्ब बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को, मतलब पैर वाले भाग को। पैर वाले भाग में कितना होगा? 30। एक पैर में 30, तो दूसरे पैर में कितना होगा? 30। तो 30 30 60। अंश मेखला, श्रोणी मेखला। चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं यहाँ पे अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के 3 भाग, मुख्य रूप से 3 भाग कर दिए हैं। सिर में होता है 29 हड्डी, सिर में होता है 29 हड्डी। सिर में टोटल अगर बोलेगा तो कितना बोलिएगा? 29, जिसमें आपका 6 हड्डी ये वाला है, कान वाला 6 हड्डी, 3 और 3 6। तो अगर 6 को निकाल दीजिए, कान तो हड्डी नहीं है। कान में अगर देखा जाए तो कान ये कार्टिलेज का पार्ट है, ऊपर मैंने बोल रहा हूँ, अंदर में तो हड्डी है। तो सिर में तो ये पूरा सिर, यहाँ से गर्दन से लेके पूरा सिर आता है। लेकिन अगर आपको कह दे कि खोपड़ी, तो खोपड़ी में मत कह दीजिएगा 29, खोपड़ी में 29 नहीं होंगे, ठीक है। अब कपाल में होंगे 8 और चेहरा में होगा आपका, कपाल मतलब ये वाला पार्ट, ये पीछे से लेके ये वाला पार्ट कपाल कहलाएगा। कपाल में होंगे 8 और चेहरा में कितना होगा? 14। ये पूरा चेहरा में जो हड्डी होगा 14। कभी कभी बाइक एक्सीडेंट होता है या गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो देखिए चेहरा खराब होता है। चेहरा का ऊपरी पार्ट कटा तो वो तो ठीक है, लेकिन अंदर पार्ट टूटा तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो कपाल यानी ये सिर वाला पार्ट में कितना होगा? टोटल हड्डी 8, और इसमें चेहरा वाले में कितना होगा? टोटल 14। तो 14 8 22। एक होता है आपका हाइड, हाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाएंगे भी। और कान होगा 3 दूना 6, तो टोटल हो गया सिर में 29। पीठ में आते हैं। पीठ में आपका जो कशेरुक दंड है, जिसपे आप टिकाए हैं, ये वाला पूरा पार्ट पीठ में, ये पूरा लंबा होता है कशेरुक दंड, है ना। उसी के अंदर आपका होगा ये क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया उसका, बता देता हूँ। गर्दन। अब देखिए इसमें 26 हड्डी है, कशेरुक दंड में कितने हड्डी है? 26। 26 में गर्दन में है 7, गर्दन में कितने हैं? 7। वक्ष में है 12, कटी में है 5, साक्रम 1 और पुछ 1। अभी आपको फिगर वाइज दिखाएंगे, समझा देते हैं। वक्ष में आपका फिर है 25, उरोस्थी और 24 पसलियां, उरोस्थी और 24 पसलियां, ठीक। पसली ये वाला 24 इसमें है। अब देखिएगा ध्यान पूर्वक, यहाँ इसमें तो फिगर में दिखेगा तब ना। देखिए हाथ, अब पहले हाथ पे चलते हैं, ऊपर वाले पार्ट पे चलते हैं। हाथ में टोटल हड्डी की संख्या कितनी है? टोटल 30, मतलब यहाँ उंगली से लेके और यहाँ तक के पार्ट कितने हैं? टोटल 30। अब देखिए 30 में सबसे पहला ये वाला भाग, मतलब यहाँ से यहाँ वाला भाग, ये क्या कहलाएगा? ह्यूमरस कहलाएगा। ह्यूमरस 1 हड्डी है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ 2 हड्डी हैं। 2 हड्डी कौन कौन से हैं? तो 2 हड्डी हैं आपके अल्ना और रेडियस। एक इधर अल्ना, एक रेडियस, अल्ना रेडियस, ह्यूमरस फिर अल्ना और रेडियस। तो कितने हो गए टोटल? 3 हो गए। उसके बाद आपका फिर बचेगा, देखिए अब इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। एक जगह और इसका फिगर होगा, ये देखिए यहाँ पे, हाँ ये बहुत अच्छा से बताया हुआ है इसमें। देखिए यही है आपका हाथ,
ठीक है। हाथ में पहला हो गया आपका ह्यूमरस, इसको हम बोलते हैं बाह, इसको बोलते हैं बाह, यहां से यहां तक बाह है, बाह पूरा मत बोलिएगा, यहां से यहां तक बाह। इसको बाहू वाला जो हड्डी है वो है ह्यूमरस। कोहनी की संधि, एक यहां कोहनी की संधि है, यानी कोहनी की संधि यहां ज्वाइंट, हर जगह मैंने क्या बोला कि एक आपका संधि हुआ करेगा, ठीक है। उसके बाद दो हड्डी यहां डिवाइड होगा, एक तो होगा अल्ना और दूसरा होगा रेडियस। कौन सा? अल्ना और रेडियस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रबाहु। देखिए ये सब भी याद रखा कीजिए, इसको हम यहां से मतलब कलाई के पहले से यहां तक क्या बोलेंगे? प्रबाहु। ये बाहु है तो ये प्रबाहु, मतलब इसका छोटा भाई है प्रबाहु, ठीक। अब आते हैं यहां पे रिस्ट ज्वाइंट होगा, यानी कलाई जोड़। कलाई जोड़ रहेगा तभी तो इसको घुमा पाते हैं चारों तरफ से। गूगल से अभी तो ये मैंने लगा दिया है, खैर कोई बात नहीं, अगली बार गूगल से ही आपका इमेज डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल मैं बता रहा हूं, समझ लीजिए, मैं अपना हाथ का यूज कर रहा हूं, समझते जाइए, टेंशन मत लीजिए। कलाई संधि हो गया। अब इसको बोलते हैं पूरे को क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक को, यहां से यहां तक मेरा पूरा क्या है? हाथ। हाथ को संस्कृत में बोलते हैं हस्त। अब हाथ के यहाँ पे 3 पार्ट मुख्य रूप से होंगे। पहला होगा कार्पल्स, कार्पल्स में होंगे टोटल 8 हड्डी। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कार्पल्स होगा, इसमें होगा टोटल 8 हड्डी। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स में टोटल हड्डी होंगे, अब देखिए उंगली गिन लीजिए आप, ये उंगली वाला पार्ट 1 2 3 4 5, 5 हड्डी, यहाँ पे 5 हड्डी होते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स के बाद उंगली, अब ये उंगली हो गया, उंगली कितने हैं? 5। अब एक उंगली में 3 भाग, देखिए 3 भाग ऐसे 1 2 3, तो 3 चौका 12, 12 और ये 2 कितना हुआ? 14। टोटल कितना हुआ यहाँ पे? 14, और 14 दूनी 28, टोटल मिला लीजिए 28। एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए ये हो गया आपके, ये हो गया आपके 14 इंटू 2 28। ये मेटाकार्पल्स कितने थे? मेटाकार्पल्स थे 5 इंटू 2। कार्पल्स कितने थे? 8 इंटू 2 16। कला ये अल्ना कितने? अल्ना और ये रेडियस 2 इंटू 2 और ये 1 इंटू 2 कितना हुआ? जोड़ लीजिए 2, फिर इधर 4 6 16 16 6 22 10 32 और 28 60 हो गया। 6 4 10 2 12 8 20 2 2 2 4 2 6 60, यानी टोटल आपका हाथ में हड्डी कितना होगा? 60। 30 एक में, 30 दो में। एक बार फिर से याद कीजिएगा, यहाँ पे फिर से एकदम याद करना, ये सब इंपॉर्टेंट हड्डी है, हाथ पैर वाला और थोड़ा ये खोपड़ी वाला, ये याद करना है आपको थोड़ा तरीके से। एक बार फिर से देख लीजिए। ह्यूमरस, एक हड्डी पूरा यहां से यहां एक, तो अगर एक होगा तो फिर ये दोनों में होगा ना, मतलब डबल कर लेना है। एक हड्डी ह्यूमरस एक, फिर आपका हो गया अल्ना और रेडियस यहाँ पे 2, फिर हो गया आपका कार्पल्स, ये हो गया 8, फिर हो गया मेटाकार्पल्स 5, और फिर ये फैंजिल्स, इसको बोलते हैं अंगुलास्थियां, यानी फैंजिल्स, फैंजिल्स आपके होंगे 14। तो टोटल एक तरफ कितना हुआ? 30, एक तरफ 30, तो 30 इंटू 2 बराबर 60, दोनों तरफ मिला के कितना हो गया? 60, ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ हाथ वाले में कोई दिक्कत तो नहीं है, हाथ वाले में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बढ़े आगे, पैर वाले पे चलते हैं। देखिए अब समझिए पैर वाला। एक बार मैं हड्डी को यहाँ गिना देता हूँ ताकि आपको ये भी याद होते जाए। अब यहाँ से देख लीजिए हाथ पैर। देखिए वक्ष, वक्ष जो होगा यानी इसको बोलते हैं थोरैक्स, अंश मेखला, और ये कूल्हा, कूल्हा नीचे होगा आपका, कूल्हा नीचे श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला में आपका टोटल हड्डी होता है दो हड्डी होगा श्रोणी मेखला में। एक बार यहाँ फिगर देख लीजिए, उसके बाद फिर फिगर पे चलेंगे। सैक्रम और कॉकिक्स, सैक्रम और कॉकिक्स ये कहाँ होगा? श्रोणी मेखला यानी कूल्हा में। वक्ष में कौन सा हड्डी होगा? दो होंगे, स्कैपुला और क्लेविकल, स्कैपुला और क्लेविकल, ये कितने हो गए? टोटल 4, ठीक। अग्रपाद यानी 4 लिम्स, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। ह्यूमरस 2 होंगे टोटल, एक एक में। रेडियस और अल्ना 2 होंगे, ठीक है। कार्पल्स, कार्पल्स 16, मेटाकार्पल्स 10, फैंजिल्स 28। क्या आपने पूछा है कार्पल्स कहां होते हैं? अभी तो बताया कार्पल्स, कार्पल्स ये इस वाले जगह पे होंगे। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आगे होगा ये वाला,
मेटाकार्पस। उसके बाद क्या होंगे आपके फैंजिल्स। देखिए एक बार दिखा देता हूं मैं यहीं पे, ह्यूमरस, ठीक, रेडियस और अल्ना, यहां दो हो गए। उसके बाद कार्पल्स, ये वाला जगह, ठीक है, हथेली की हड्डी कार्पल्स। उसके बाद देखिए मेटाकार्पल्स, ये फैंजिल्स, इसके बाद ये उंगली वाला हड्डी फैंजिल्स, ठीक है, टोटल हो गया आपके 60। अब आते हैं पश्चपाद में, जांग सबसे बड़ी हड्डी फीमर, तो जांग में टोटल दो होंगे यानी दो पैर है। टिबिया और फिबुला एक एक हड्डी होगा, नीचे जब जाइएगा उसी के बीच में आपका होगा जांग के, और जैसे मान लीजिए ये जांग है, ये वाला जांग है, यहां क्या है पटेला, उसके बाद टिबिया और फिबुला, ये दो हड्डी लंबा वाला हो गया। टिबिया और फिबुला के बाद पटेला उसके ऊपर हो गया, फिर उसके बाद टार्सल, टार्सल हो गया 7, मेटाटार्सल 5 और फैंजिल्स हो गया 28, जैसे यहां पे दिखाया गया था। हथेली की हड्डी पटेला, हाँ ठीक है, हथेली की हड्डी बोल रहा हूं। इसके बाद आइए इसमें सिर में, पहले एक बार ये वाला समझ लेते हैं टोटली, उसके बाद सिर में चलेंगे हम लोग। अब देखिए इसको यहाँ पे, हाँ ये फिगर अच्छा दिख रहा है आपको। अब आइए यहाँ पे फीमर, जांग की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ये वाला पटेला, यही है पटेला एक हड्डी, ये वाला हड्डी है पटेला, यानी ये गोला कीप आकार का, नी आकार का, मतलब ये ऐसा होगा गोला। टिबिया और छोटा वाला इधर जो सपोर्ट में रहता है वो फिबुला। टिबिया बड़ी चौड़ी हड्डी होती है, मतलब बड़ी हड्डी, ठीक है, टिबिया बड़ी हड्डी और फिबुला छोटी वाली, ये लंबी वाली, इसको सपोर्ट में करता है। टार्सल कितना होगा, टार्सल यहाँ 7 होंगे, टार्सल ये वाला इस जगह पे टार्सल। उसके बाद मेटाटार्सल ये वाला जगह ये, और फैंजिल्स, फैंजिल्स तो मेटाटार्सल कितना होगा 5 और ये फैंजिल्स कितना होगा 14, 14 दूना 28, ठीक है, तो 14 ये होगा और मेटाटार्सल 5 होगा और टार्सल कितना होगा आपका 7 होगा। तो ये हो गया। आप देखिए यहाँ पे दिखाया गया है टिबिया ये छोटी वाली, फिबुला ये, टार्सल ये देखिए इस जगह पे होता है, ये टार्सल, सॉरी इस जगह पे, इस जगह वाले पे टार्सल होगा, मेटाटार्सल उसके बाद वाला होगा और उंगली वाला फैलेंजेज होगा। फैलेंजेज कहाँ होगा, उंगली वाला आगे भाग। मेटाटार्सल जो अभी मैंने यहाँ बताया, अगर मेटाटार्सल हाथ वाला पूछे तो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग हथेली वाला। उसके बाद फैलेंजेज पूछेगा तो ये वाला भाग, उंगली वाला भाग, ये टोटली ओके। तो ये 30 यहां भी है, 30 वहां भी है। इसमें एक जगह अंतर यहां आ जाता है कि जैसे आप जाएंगे टार्सल, टार्सल हाथ में कितना होता है, टार्सल हाथ में कितना होगा, टार्सल हाथ में होता है आपका 8, हाँ ठीक है 8, लेकिन पैर में कितना होगा 7। कारण क्या है, एक तो ये वाला एक्स्ट्रा जुड़ गया। जैसे अगर मैं बात करूं हाथ, देखिए फिर से, हाथ एक हड्डी यहां, 2 हड्डी यहां, 3 है ना, यहां 1, यहां 2, 3, इसके बाद यहां आपका 8, उसके बाद फिर यहां कितना होगा 8 के बाद फिर यहां 5 और सॉरी 8 यहां हथेली में 8, हथेली में 8, उसके बाद 5, उसके बाद फिर यहां उंगली जो है आपका वहां पे होंगे टोटल 7, सॉरी 14 दूनी 28, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया। पैर में एक कम पटेला कर देता है, पटेला यहां से 8 को, टार्सल जो है हाथ का जो टार्सल है 8 है, यहां 7 हो जाता है क्योंकि एक पटेला हड्डी यहां चला जाता है एक्स्ट्रा। तो ये हाथ पैर वाला तो हो गया। अब समझिए हाथ पैर के बाद टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हुई। ओहो देखिए अब 2 हड्डी और दिखाता हूं आपको। यहां एक तो है स्केपुल यहां पे है और दूसरा है क्लेविकल। क्लेविकल इस वाले जगह पे, मतलब इस वाले जगह पे, इधर वाले जगह पे क्लेविकल और स्केपुल थोड़ा नीचे वाले जगह पे, ये 2 हड्डियां हैं। ये आपका यहां दिखाता हूं, टोटल हड्डी हमारी कितनी हो गई थी, 30 दूना 60, देखिए 30 मतलब 60 120। अब आते हैं स्केपुला और क्लेविकल। स्केपुला और क्लेविकल को बोलते हैं अंश मेखला। अंश मतलब होता है कंधा। यहाँ पे 2 हड्डियां होंगी, एक को बोलेंगे स्केपुला, 2 मतलब दोनों साइड में, और दूसरी तरफ क्लेविकल थोड़ा नीचे होगी, इस जगह पे नीचे में यहाँ। तो 2 2 4, तो 4 टोटल कितना हो गए, 4 वहां और 120 तो 124। और अब आते हैं श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला ये नीचे वाला पार्ट, यहाँ थंब वाला पार्ट,
नीचे वाला पार्ट सैक्रम और कॉकिक्स, सैक्रम और कॉकिक्स टोटल कितने हो गए 2, तो टोटल कितने हुए 60 60 120 और 6 126। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिगर देखता हूं इसका, वैसा फिगर तो मुझे दिख नहीं रहा है, एक होगा फिगर मैं दिखा देता हूं अभी आपको। ये देखिए श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला का फिगर यहां दिख रहा होगा आपको। श्रोणी मेखला में देखिए 2 हड्डी मैंने बताया, एक तो बताया सैक्रम और कॉकिक्स। ये देखिए सैक्रम ये वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट कौन सा है, कॉकिक्स। तो ये 2 हो गए यहां पे, ठीक। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, 126 टोटल हो गए। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, दूसरा वाला पार्ट समझ लीजिए। देखिए दूसरा वाला पार्ट उपांगीय कंकाल हो गया। अब आते हैं 80 हड्डी, ये वाला हड्डी यानी 80 हड्डी कैसे कैसे हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं मैं। कपाल बोलते हैं 8 प्रमुख हड्डियों को संयुक्त रूप से मिला के क्या बनता है, कपाल। कपाल को बोलते हैं क्रेनियम, कपाल को क्या बोलते हैं, क्रेनियम। 8 प्रमुख हड्डी, चेहरा वाला मत लीजिएगा, पीछे वाला हड्डी। मैंने अभी तुरंत बताया था कि हेड यानी सिर, सिर कहां से होगा, ये गर्दन से लेकर ऊपर तक सिर। टोटल हड्डी की संख्या सिर में कितनी होगी 29। 29 में आपका 8 हड्डी जो होगा वो होगा क्रेनियम। क्रेनियम मतलब कपाल। कपाल में कौन कौन से होंगे देखिए, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, एथामाइड और स्फिनॉइड। ये कितने कितने होंगे, ये तो 1 हो गया, पैराइटल 2 होगा, टेम्पोरल 2 होगा, फ्रंटल 1, एथामाइड 1 और स्फिनॉइड 1। टोटल हो गए 8। आपको इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, बता देता हूं मैं, वैसे याद करना है कर लीजिएगा। लेकिन कपाल में जो हड्डी होंगे टोटल कितने होंगे 8, ये आपको याद रखना है। क्रेनियम इसको बोलते हैं। खोपड़ी, अब खोपड़ी सबको मिला के बन जाएगा पूरा खोपड़ी। इस सिर में आपका क्या होगा, कपाल, चेहरा और कर्णस्थी माने कान की हड्डी, और एक होगा हाइड, ठीक है, हाइड। अब देखिए चेहरा में कौन कौन सा होगा, 14 हड्डी होगा चेहरा में। कितना 14, कौन कौन सा, नेजल 2 होगा, टर्बाइनल 2 होगा, लैक्रिमल 2, बोमर 1, जाइगोमैटिक 2, मैक्सिला 2 और पैलेटाइन 2 और मैंडिबल 1। टोटल जोड़िएगा 14। तो ये हो गया चेहरा में 14। कर्णस्थी में 3 मतलब 6 होगा टोटल। कर्णस्थी में कितना होगा 6। मैलियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है, ठीक। हाइड 1 होगा, हाइड। तो टोटल हो गया आपके 29, ठीक, सिर में हाइड। अब आते हैं थोड़ा आगे, मैंडिबल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एक इसके बारे में बता देता हूं मैं। मैंडिबल जो हड्डी होता है, मैंडिबल, ये आपको दिखाता हूं मैं, अगर कहीं होगा तो जबड़े के पास कहीं होता है मैंडिबल। अगर यहां दिख जाएगा फिगर में तो दिखा देता हूं मैंडिबल का। मैंडिबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैंडिबल, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है। अगर हड्डियों में देखा जाए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे हार्ड हड्डी, फिगर ही नहीं है उसका, चलिए बाद में मैं कभी फिगर आराम से एक बार दिखा दूंगा इसका, तो आप देख लीजिएगा मैंडिबल का। मैंडिबल जो होता है बहुत हार्ड होता है, ये जबड़े के पास होता है इस जगह, वो बहुत हार्ड हड्डी होती है, मतलब बहुत कठोर, बहुत मजबूत हड्डी होती है। पीठ की हड्डी, अब बैकबोन में कितने हड्डी होंगे, तो टोटल होंगे 26। बैकबोन कितना होगा 26। इसी पर तो आप टिके रहते हैं। बैकबोन पे ही आप, अगर ये बैकबोन टूट गया तो सब गड़बड़ हो गया, फिर आप कहीं के नहीं रहे। बैकबोन में कौन कौन सा पार्ट आता है देखिए, कशेरुक दंड बोलते हैं। कशेरुक दंड में होते हैं टोटल 33 हड्डी, मतलब 33। अगर मैं मेरुरज्जु की बात करूं तो वहां पे आपका टोटल 33, लेकिन बाद में वो जुड़ के 26 बन जाते हैं, अभी दिखाएंगे आपको आगे। सबसे पहले ये कशेरुक समझ लीजिए। 26 जो हड्डी यहाँ दिख रहा है वो कौन कौन सा, गर्दन, गर्दन में आपका जिसको बोलते हैं ग्रीवा कोशिकाएं, यहाँ 7 होती हैं। गर्दन में कितनी होती है टोटल 7। सब का नाम याद करना बहुत मुश्किल है, सब का याद होगा भी नहीं, कर भी नहीं पाइएगा, जरूरत भी नहीं है। वक्ष में होगा आपका 12, जो वक्ष कशेरुकाएं हैं उसमें होगा 12। यहाँ पीछे होगा आपका, पीछे साइड में दिखाएंगे उसका फोटो। कटी यानी लंबर, लंबर में आपका टोटल होगा 5, ठीक। उसके बाद सैक्रम, सैक्रम को बोलते हैं हम त्रिकास्थी कशेरुकाएं। त्रिकास्थी कशेरुकाएं इसमें 1 होगा। उसके बाद आपका होगा सैक्रम के बाद पूछ, जिसको टॉल बोलते हैं, अनुत्रिकास्थी कशेरुकाएं, इसमें भी 1 होगा। तो टोटल होगा 26। वक्ष में होगा, वक्ष में इस जगह पे देखिएगा उरोस्थी, उरोस्थी होगा 1। उरोस्थी कितना होगा 1, जिसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम 1 ही होगा। और पसलियां होंगी टोटल 24। अब आइए इसको समझाते हैं, पसलियां टोटल 24।
ये फिगर ही सही नहीं है। ये देखिए फिगर नहीं है आज, माफ़ी चाहता हूँ कि फिगर आज थोड़ा इसमें आ नहीं पाया है ठीक से। अब देखिए ग्रीवा, ग्रीवा मतलब क्या होता है? गर्दन। गर्दन में कितना 7, ये तो मैंने बताया अभी। वक्ष में 12, कटी में 5 और त्रिकास्थी में, साक्रम में 5, अनुत्रिकास्थी यानी इसमें कॉकेक्स में होगा 4, योग टोटल 33। ये आगे जाके जुड़ के 5 4 जो 9 है वो एक एक में बदल जाते हैं और यही बन जाता है आपका। देखिए 1 1 2, अब जोड़ लीजिए 33 में आप 9 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचा? 26 बचेगा टोटल। यही आगे जाके ज्वाइंट हो जाते हैं, त्रिकास्थी यानी सैक्रम और कॉकेकस जाके आगे ज्वाइंट हो जाएंगे तो टोटल बचेंगे 26। एक चीज़ के लिए तो मैं आज माफ़ी चाहूँगा, आज यहाँ पे इस फिगर में मतलब ढंग से फिगर नहीं है और मैं तरीके से आपको बिना फिगर के दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। तो इस सेशन को थोड़ा फिगर के साथ में, गूगल वाले फिगर के साथ नेक्स्ट सेशन में ले लूँगा। इसके लिए थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि फिगर के बाद बहुत अच्छे से समझ में आपको भी आएगा, मज़ा भी आता है। और बिना फिगर के मैं कितना भी बता दूँ आपको जल्दी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो आज छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि बाकी चीजें मैंने एक पार्ट कंप्लीट करा दिया, उपांगीय कंकाल। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए पहले अगर इसमें कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ लीजिए, उसके बाद में फिर दूसरे पे बात करता हूं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ये हड्डियां याद हो गई कैसे कैसे होती हैं। और आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्रम बताइए, आपसे क्या पूछा जाएगा वो बता देता हूं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, एक मिनट, देखिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूं इस बात के लिए कि आज फिगर सेट ठीक से हो नहीं पाया था, है ना, तो मैं कर लूंगा थोड़े अच्छे से। तो इसको एक बार और समझाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको मैक्सिमम चीज़ समझ चुके हैं, 10 15 20 मिनट का टाइम होगा। अगले क्लास में इसको बढ़िया से और समझाएंगे, क्योंकि फिगर मैं अच्छे से लाऊंगा और उस फिगर के माध्यम से जब समझेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इस वाले में उपांगीय कंकाल में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो। हाँ, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, जिसे पूछेगा कि टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है। अब आप खोजने लगेगा कि पता नहीं कहां है ना, आप पता नहीं कहां कहां खोजिएगा। ठीक है, देखता हूं। आज मैं बोल तो दिया कि लेग में, हाँ वेरी गुड, लेग में। तो यही पूछेगा, फिर पूछ देगा कि बताइए अल्ना कहाँ होता है। अल्ना तो आप घर में खोजने लगे, अल्ना और पलना, घर में तो नहीं होगा, तो वहाँ ऑप्शन में घर नहीं रहेगा, ऑप्शन में रहेगा आपका कि हाथ में होता है, कि पैर में होता है, कि चेस्ट में होता है, कि मेरुरज्जु में होता है, कहाँ होता है, तो आप बोलिएगा हैंड में होता है। यही सब पूछा जाएगा। मेन आपका फीबर, देखिए फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेपिस, ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें से उपांगीय कंकाल। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूं। आपका जो अगला पार्ट ये वाला बचा है, 80 जो हड्डी बचे हैं ये सिर वाले, उसका मैं एक बढ़िया फोटो लाऊंगा सिर वाला टोटल, और मैं उसको दिखाते चला जाऊंगा, क्योंकि ये कशेरुक दंड का पूरा फिगर होना चाहिए बढ़िया से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अब एक चीज करूंगा, टेस्ट ले लेता हूं, है ना, अल्ना हाथ में, वेरी गुड। चलिए आज मैं टेस्ट करा देता हूं, टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी अभी होली का टाइम है, तो होली बढ़िया से आप लोग मनाइए। टेस्ट के लिए रेडी है कि नहीं ये बताइए पहले, ये मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। टेस्ट के लिए रेडी है? कौन कौन रेडी है जल्दी बताएं फटाफट। जी बस टेस्ट के लिए कौन कौन रेडी है? अभी टेस्ट लूंगा आपके समक्ष, फटाफट। चलिए रेडी है ना, शुरू करें। देखिए पहले मैं बता देता हूं कैसे करना है आपको। मैं आपके समक्ष यहां स्क्रीन पे क्वेश्चन लाऊंगा। क्वेश्चन जब होगा मैं एक बार पढ़ता जाऊंगा, आप देखते भी जाइएगा। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, आपको केवल ऑप्शन का आंसर देना है, ए बी सी डी। लिखते नहीं रहना, लिखने में लेट हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगा। लिखना नहीं है, ए बी सी डी दे देना है बस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टेस्ट ही आज स्टार्ट करते हैं पहले। हाँ, ये आएगा आपके समक्ष पहला टेस्ट, बायो टेस्ट। जितना आपको पढ़ाए हैं उसी में से क्वेश्चन रहेगा। रेडी है? आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके समक्ष ये, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? बताइए फटाफट। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? फटाफट जवाब दीजिए। प्रिंस कुमार ए
चलिए वेरी गुड। सी, बी, बी क्यों? रुधिर प्लाज्मा कैसे आप आंसर लगा रहे हैं? पटेल, सी। अच्छा आप लोग ये बताइए जो सी वाले हैं, जो सी ऑप्शन लगा रहे हैं, सी क्यों होगा? आपने तो पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन है ना, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? ऑक्सीजन का परिवहन पूछ रहा है, सी क्यों लगा रहे हैं ये बताइए। देखिए कुछ रोल तो होता है प्लाज्मा का भी, लेकिन यहां पे आंसर सही इसका जो होगा वो होगा रुधिर प्लाज्मा। मेनली काम तो हीमोग्लोबिन करता है, इसका आंसर सी होगा। जिन्होंने सी दिया होगा वो बिल्कुल ठीक है, ए प्लस बी वाले बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में रुधिर प्लाज्मा का भी काम होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन थोड़ा बहुत कर लेते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निःश्वसन के समय ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? आपसे यह पूछा है कि निःश्वसन में ऑक्सीजन का, वायु में ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है? फटाफट जवाब दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, निःश्वसन के समय, जल्दी। बी, सबसे पहला जवाब आया है विकास आपका, आपने कहा बी, वेरी गुड, बी ही इसका आंसर होगा। दूसरा का आंसर जो होगा वो होगा बी। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से किया जाता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तीसरा का आंसर बताइए, तीसरा का आंसर दीजिए। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, 22% जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल गलत लिख रहे हैं। 22% कैसे लिख दे रहे हैं? 3 का बी, वायु कूपिका, वाह वेरी गुड रंजीत। 3 का बी, वायु कूपिका। मैंने बताया था कि वायु कूपिका बहुत ऐसे गुच्छे गुच्छेदार जो रहते हैं वो क्या करते हैं, पहले ऑक्सीजन को आएगा वो खींच के ले जाते हैं और पूरे बॉडी को फेंक देते हैं, और उधर से पूरे CO2 को बोलते हैं कि आ जाओ चलते हैं हम लोग बाहर, और वो खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंजिंग किसके माध्यम से होता है? तो आंसर होगा इसका बी, वायु कूपिकाओं द्वारा। वेरी गुड, जो भी वायु कूपिका दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, बताइए आंसर। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं कोशिकाओं के बाहर, जबकि श्वसन यानी रेस्पिरेशन कोशिकाओं के भीतर होता है। अब आपको बताना है, सॉरी क्वेश्चन ऊपर में है। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन के विषय में सही मतलब सत्य कथन की पहचान कीजिए। सही क्या लिखा हुआ है इसमें ये बताइए। अब मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं ताकि आपको दिखे। क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया आपने, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ये है आपके ऑप्शंस, आराम से पढ़िए क्योंकि इसमें टाइम देते हैं हम, ये पढ़ने वाला चीज है। पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ के आंसर बताइए। स्किप करेंगे, वाह गुड, ये बहुत अच्छा है आपका प्रिंस, जो भी प्रिंस जी हैं, आपका जो स्किप करने का जो आदत है बहुत बढ़िया। अगर आपको नहीं पता है तो स्किप कर जाइए, कोई बात नहीं। चलिए अच्छी बात है। और जो सही पहला आंसर आया है अभिषेक की तरफ से आया है, इसका आंसर सही होगा डी, क्योंकि ये तीनों सही है, ठीक है। और वैसे भी देखिए एक चीज बताता हूं मैं, श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर, सेल के बाहर करते हैं, जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है, ठीक। ये तो आपको बताया था मैंने कल भी, परसों जब भी क्लास था। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा उत्पादन, मैंने आपको बताया कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादन होता है एटीपी के रूप में, और बहुत सारा उसमें ग्लूकोज वगैरह दिखाया था, कैलोरी किलो कैलोरी के फलस्वरूप। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सही था, तो 2 जब हो जाएगा तो फिर सही कथन सत्य होना ही है। तीसरा एक भौतिक क्रिया है श्वासोच्छ्वास, और श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, तो डी इसका आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए। जवाब आ भी गया, मिटा भी दिए। ये आशा,
आपका बिल्कुल सही आंसर है, पहला आंसर आपका आया है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस वो ढकनी जैसा रहता है जो कि वो बंद कर देता है। चलिए वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन के विषय में देखिए, हीमोग्लोबिन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक, बताइए, यहां पे लौह युक्त होगा, लौह युक्त नहीं होगा, लौह युक्त होगा, हिमवर्णक होगा, थोड़ा सुधार लीजिएगा, है ना। यह लौह युक्त प्रोटीन है, इसका निर्माण हिमवर्णक तथा ग्लोबिन प्रोटीन द्वारा होता है। यह वायु के संपर्क में आकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक स्थायी यौगिक का निर्माण करता है, या इनमें से कोई नहीं। असत्य कथन की पहचान करनी है। मैंने भी पहले दिया था सर, बिल्कुल, तो मिटा दिए ना आप। वाह वेरी गुड, जिसका भी सही जवाब आया पहला विकास, डी आंसर इसका होगा, बिल्कुल सही। ये लौह युक्त प्रोटीन तो नहीं है, इसका निर्माण हिमवर्णक तथा ग्लोबिन प्रोटीन द्वारा, बिल्कुल नहीं। यह वायु के संपर्क में आकर, बिल्कुल नहीं। तो चलिए डी इसका आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया जवाब जिनका भी आया है, डी। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ये आप अगर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, थोड़ा सा भी दिमाग लगाए होंगे तो। चलिए सातवां का आंसर दीजिए। सात का आंसर डी, थोड़ा सा सोच लीजिए। सात का आंसर डी कैसे दे रहे हैं? उपरोक्त सभी, ये बोला गया है कि किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। वाह, बहुत ही शानदार जवाब रंजीत का। सात का आंसर होगा ए। मैंने बोला था कि ग्लूकोज, उसका एक फॉर्मूला भी दिखाया था, उसके फलस्वरूप H2O और CO2 मुक्त होते हैं और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसका आंसर होगा ए, ना कि डी। बहुत ही बढ़िया, जिनका आंसर इनका है रंजीत का 7 का ए, डी नहीं होगा। ये देखिए, पढ़िए ना, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। मैंने ये बताया भी है, श्वसन वाले टॉपिक में आराम से देखिएगा। यही सब दिक्कत करते हैं आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं ठीक से, बस सभी लगता है कि ये तो ऊर्जा सबसे मिलेगा। ये ऊर्जा की बात थोड़े कह रहा है, ये श्वसन का बात कह रहा है। कि क्रेब्स चक्र, जो कि मैंने बताया नहीं था, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है, लेकिन ये आप बता सकते हैं, ये आसानी से बता सकते हैं। जिनका एक हिंट्स मैं कर देता हूं, अच्छा आंसर भी आने लगे। 8 नंबर का आंसर दीजिए। 8 नंबर का आंसर बताइए। आठ नंबर का आंसर बी, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? रंजीत, वेरी गुड, आपका आंसर है ए, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, फेफड़ा के बारे में मैंने बताया था, श्वसनलिका के बारे में बताया था, हृदय के बारे में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं चर्चा नहीं किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, जो कि एक बहुत जटिल प्रोसेस है। क्रेब्स चक्र चलेगा, उसके फलस्वरूप क्या होता है? श्वसन की क्रिया होती है। तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? सेल का पावर हाउस बोलते हैं, मतलब कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, 9 नंबर में चलते हैं। तो इसका आंसर 8 का ए होगा। अब 9 नंबर में, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? गैस नहीं यहां पे होगा, कितने लीटर यहां पे होगा, रक्त होगा। गैस मत कीजिएगा, इसको रक्त सुधार लीजिए, गैस नहीं है ना। बताइए 9 नंबर का आंसर दीजिए। 9 नंबर का सी, डी 7 लीटर। अब आंसर आया है इस बार प्रिंस, आपका सी। वाह वेरी गुड, सी 5 लीटर मैंने बताया था। अच्छा सॉरी, ठीक है, मुझे दिमाग में रह गया हृदय। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने का, सही, ये सही है, गैस ही होगा। मुझे यहां लगा कि हृदय है। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है अधिकतम? तो वो होगी कितना? 9 का कितना होगा? सी, यानी 5 लीटर। एक चीज हमेशा दिमाग में लगाइएगा, दिमाग में लिंक कीजिएगा, हृदय प्रति मिनट 5 लीटर रक्त पंप करता है। रक्त में क्या होता है? O2,
O2 जाएगा तो कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे। तो फेफड़ों में 5 लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है। चलिए लिंक भी कर सकते हैं। चलिए अब 10वां क्वेश्चन में चलिए। एक वयस्क व्यक्ति का, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की अधिकतम दर होती है। पूछा है अधिकतम दर, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की अधिकतम दर पूछा है। तो क्वेश्चन को दिमाग लगा के बनाइएगा। बताइए 10 नंबर। ए। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूं, रजनी देशमुख, बहुत ही बढ़िया जवाब आपका। आपका जवाब है सी। मैं यहां पे एक वर्ड क्या यूज कर दिया कि ये अधिकतम, मैं आपको जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा था और उस कंफ्यूजन में कुछ लोग ए आंसर किए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 82 होगा ही नहीं, जब भी होगा 72 होगा, 72 पर मिनट। अब मैं जानबूझ के आपको कंफ्यूज किया, आप हो गए, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, गुर्दा किसे कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप बता दीजिए गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। आपको आंसर देना है केवल। अब बताइए इसमें से क्या होगा। 11 नंबर का आंसर दीजिए। रंजीत का आंसर आ रहा है, आप 2 बार आंसर क्यों कर रहे हैं, एक बार तो कर ही दिए। चलिए सी, वेरी गुड, पहला आंसर रंजीत का सी, बहुत ही अच्छा। नेफ्रॉन, गुर्दे को हम क्या बोलते हैं, किडनी या वृक्क, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मूत्र का पीला रंग यानी यूरिन का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण यूरिन का जो रंग होता है वो पीला होता है, बताएं। सी या डी, डी। चलिए वेरी गुड, यूरोक्रोम, ये तो बताया था मैंने कि इसका रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। एल्कोहल के निराविधन के लिए, मतलब ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। एल्कोहल के प्रभाव को थोड़ा कम करने के लिए, एल्कोहल के प्रभाव को मतलब हटाने के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है। एल्कोहल जो आप लेते हैं उसके प्रभाव को थोड़ा हटाने के लिए, है ना, कौन उत्तरदायी इसमें से होगा, बताएं। आशा अग्रावत, वाह वेरी गुड, आपका तो जवाब आ गया है डी, वृक्क। एल्कोहल के निराविधन के लिए, मतलब ये थोड़ा सा वर्ड गड़बड़ लिखा हुआ है, मतलब एल्कोहल के प्रभाव को हटाने के लिए, क्या कम करने के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी होता है। आप सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। इसका आंसर होगा ए, ना कि डी। ए होगा, याद रखिएगा, लीवर यानी यकृत, ठीक है, लीवर या यकृत, याद रखिएगा 13 का ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। देखिए, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बताइए। 14 नंबर, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। 14 का ए यानी डायलिसिस, वाह वेरी गुड जवाब, वेरी वेरी गुड, डायलिसिस, ये तो सभी को पता था। वृक्क में पथरी किसके कारण बनती है, वाह वेरी गुड, ये भी मैंने बताया है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये मैंने बताया आपको कि किडनी में पथरी किसके कारण बनती है, मैंने बताया है। अच्छा प्रेक्षित, आपने बताया था, देख लेता हूं मैं, पहले आप ही ने बताया था क्या, प्रेक्षित, हाँ वेरी गुड, ये बताया था आपने। चलिए इसका आंसर है, पहला आंसर आया है अभिषेक प्रताप आपके तरफ से, और ये इसका आंसर होगा। बताइए, आप सभी बता लीजिए, इसके बाद आंसर देते हैं। वैसे तो दिख ही गया होगा सबको। इसका सही आंसर जो होगा डी, यूरिक अम्ल, कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट, ये तो बताएं पथरी बनता है इन सभी के कारण। तो इसका आंसर होगा डी, यानी डी होगा, डी, यूरिक अम्ल, कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट, उसी का फॉस्फेट है, ये सारे होंगे ये। चलिए आगे चलते हैं। फिर ये दूसरा कहां से आ गया,
11, 12, 13, 15, 16 सबसे विषैला, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ, ये भी आप पढ़ चुके हैं। बताएं इसमें से कौन सा होगा? सोलह का आंसर दीजिए। पहला आंसर आया पवन कुमार, वाह वेरी गुड। सही जवाब है अमोनिया। इसमें सबसे विषैला जो पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ बोला है वो होगा अमोनिया। और इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करेगा? तो वो करेगा, कौन करेगा यूरिया में कन्वर्ट? लीवर। 17 का आंसर दीजिए। एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये भी मैंने पढ़ाया आपको, और अगर दिमाग में हो तो बताइए फटाक से। सत्रह का, वाह अर्चना वेरी गुड। 17 का आंसर सी, लिम्फोसाइट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जवाब। एंटीबॉडीज का निर्माण जो होता है वो लिम्फोसाइट में होता है। तो ये है इसका 17 का सी आंसर सही होगा। बहुत लोग ए बोल रहे हैं, ए नहीं होना चाहिए ना। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ इनमें से कौन सा होता है? बताएं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रतिस्कंदक। और इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा चर्चा किया था आपके बीच। 17 के बाद 18 नंबर, पहला जवाब आया है, लेकिन देखते हैं कितने सही हैं वो। कुछ लोग बोल रहे हैं बी, कुछ लोग बोल रहे हैं सी। जो पहला जवाब आया है 18 का वो है रंजीत का, और वो आंसर है हिपैरिन। ठीक है, प्रतिस्कंदक जो पदार्थ है इसमें वो है हिपैरिन। चलिए अगले। शरीर में गंदी रक्त, ये गंदी रक्त है, का स्कंदन, नहीं ये सॉरी कुछ नहीं है, ये हटा दीजिएगा। शरीर में रक्त का स्कंदन शरीर के अंदर होगा, ये अंदर होगा, सॉरी, हाँ शरीर में अंदर, मतलब शरीर के जो अंदर है, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन यानी कोगुलेट किसकी उपस्थिति कारण नहीं हो पाता है? हाँ ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बताइए। उन्नीस का आंसर, उन्नीस का आंसर रंजीत, वाह आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। 19 का आंसर आपने दिया है बी, वेरी गुड। 19 का आंसर बी। मैंने बताया था कि हेपेरिन क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसको जमने नहीं देता है, थक्का नहीं जमने देगा। अगर हेपेरिन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हेपेरिन ही होगा, याद रखिएगा। 19 का आंसर बी। 20 में आते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? 20 का आंसर दीजिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी। 20 का आंसर आ रहा है और पहला आंसर आया है रजनी, वाह वेरी गुड। आपका आंसर है ए यानी महाधमनी, वेरी गुड। चलिए हो तो गया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ अब ये बताइए 21 नंबर, यहाँ थोड़े लोग कंफ्यूज होंगे लेकिन मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए क्योंकि मैंने बहुत डिटेलिंग किया इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है? बताइए इसमें से। पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी धमनी। जल्दी बताएं फटाफट। 21 का आंसर आया है पहला रंजीत का, वाह क्या बात है, पल्मोनरी धमनी, वेरी गुड। धमनी में एक्चुअली शुद्ध रक्त बहता है लेकिन एकमात्र ऐसा धमनी जिसका नाम है पल्मोनरी धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त संचार होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? 22 नंबर का आंसर दीजिए। 22 तो बहुत इजी है, अगर आप चाहेंगे तो दे सकते हैं। 22 का आंसर दीजिए। 22 का आंसर सी, कोई बोलता है सी, कोई बोलता है ए, लेकिन पहला जो जवाब आया है रंजीत का ही आया है ए, वाह वेरी गुड। 22 का आंसर सी। प्लीहा को बोलते हैं तिल्ली भी या स्प्लीन बोलते हैं, वेरी गुड। मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं, ठीक है।
मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताएं। 23 नंबर। ये तो मेरे ख्याल से हो चुका है ना, डायलिसिस, ये तो हो चुका है। 23 नंबर का ए, ठीक। चलिए, प्रेक्षित, प्रिंस, सभी का जवाब ए आया है और ये हो भी चुका है। एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है, इसमें कोई गलती नहीं करेगा। 24 नंबर क्वेश्चन आराम से सोच समझ के दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा बस। 24 मेरे ख्याल से सबका सही आना चाहिए, आंसर कीजिए। चलिए, 24 का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही। 120/80, ऊपर वाले को सिस्टोलिक, नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। एमएमएच, ये तो पता है भी है आपको। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं, बताएं। 25 का, वाह वेरी गुड, पहला जवाब आया है अर्चना का। इनका कहना है सी, वेरी गुड। स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तचाप को हम किस में मापते हैं, या रक्त दाब को मापते हैं हम स्फिग्मोमैनोमीटर में, ठीक है। 25 का आंसर सी, गुड, लगभग जवाब आ रहा है सही सही। मानव रुधिर यदि अम्लीय, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मानव रुधिर यदि अम्लीय यानी निम्न पीएच हो जाए, ठीक है, अम्ल का मतलब नीचे पीएच चला जाए तो क्या होगा, ये मैंने बताया है, बताइए। पच्चीस का आंसर आ रहा है, सॉरी 26 पूछा मैंने, 26 बताइए। 26 का आंसर दीजिए। पहला आंसर आया प्रिंस का, जो कि आप बहुत सही हैं। आप, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। मैंने ये बताया था कि मानव रुधिर यदि अम्लीय यानी निम्न पीएच हो जाए तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, ठीक। चलिए अगले पे चलते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, बताइए। कौन थे रुधिर परिसंचरण तंत्र खोजने वाले? 27 का आंसर है आपका बी, विलियम हार्वे, वेरी गुड, विलियम हार्वे। रंजीत, आपने 27 का आंसर बिल्कुल सही दिया, और रंजीत का लगभग जितना भी क्वेश्चन का जवाब आया लगभग सही है ना। आप फर्स्ट में जवाब दे भी देते हैं फटाफट, लगता है पहले से पढ़ रखे हैं सब। 28 और लास्ट क्वेश्चन आज का, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन बताइए। ए कैसे होगा? प्रिंस कुमार शर्मा का कहना है ए। तीस 30,000 से अधिक, वो 30,000 लिखा हुआ ए में, ए तो कभी होगा भी नहीं, सपने भी नहीं होगा। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होगी? अगर मैं आपको बोलता हूं कि 15 से 25 के बीच में आपका वेट होना चाहिए, तो कह दीजिए कि 15 से 25 के बीच में 20 हो सकता है, 19 हो सकता है, 22 हो सकता है। 1.5 से 3.5 लाख बताया था ना, उतना होना चाहिए। तो ये कितना, 2 लाख, तो 2 लाख से अधिक होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो ये 2 लाख होगा, ठीक है। जिनका भी जवाब आया है इसका बी किसका आया देखूं मैं। पहला बी जो आंसर आया है वह है विकास का, वाह वेरी गुड, लगभग 3 लाख। चलिए मैं इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा हूँ, लगभग 3 लाख, तो 3 लाख थोड़े है, ये 30,000 ही है ना। यहाँ पे 2 लाख, तो ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये बी वाला, तो आंसर होगा बी। बाकी आपका देखिए हो गया टेस्ट, बाकी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। शून्य गिनने में हो जाता है, कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा हो जाता है कि 2 दूना 6 हो जाते हैं। मैंने खुद एक बार एग्जाम जब मैं जब एग्जाम देने गया था तो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, बहुत पहले की बात है, एसएससी का एग्जाम लिख रहा था, उसमें 2 दूना 6 करके आ गया था। तो जाहिर सी बात है कि हो जाता है, ह्यूमन नेचर है, स्वाभाविक सी बात है, गलतियाँ होती रहती हैं, उसी गलतियों से आप सीखते भी हैं, है ना।
तो चलिए ये कंकाल तंत्र वाला मैं पूरा करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, इस चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिएगा। वो थोड़ा सा आज क्या था कि वो काम ढंग से हुआ नहीं था, मैंने भी उसको देखा नहीं और वो अचानक से यहाँ लग गया, उसके बाद फिर हो गया गड़बड़ बीच में, फिगर ढंग से मिले नहीं। फिगर ढंग से होते तो आज मैं पूरा समझा देता। खैर कोई बात नहीं, अब आप लोग होली मनाइए अच्छे से घर में। होली कैसे मनाना है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा 5 मिनट, उसके बाद आपको छोड़ देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो ये कि जितने भी अभी लाइव हैं, ठीक है, या लाइव के बाद जो भी वीडियोस देखेंगे, आप सभी को, आपको और आपके पूरे परिवार को इस आज़ाद टीम की तरफ से होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, और आपका होली अच्छे से बीते। और इस होली में आप जितने भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, होली करिएगा सारा कुछ, लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, ये मेरे तरफ से आपका एक तरह से आदेश समझ लीजिए, है ना। आदेश मानना आपकी बाध्यता है, ठीक है। तो आदेश यही है कि आप जितने भी आपके टॉपिक्स हो रखे हैं मेन पेपर के, बाकी जो आपके सीसेट वाले हैं वो बाद में कवर कर लीजिएगा। मैं सीसेट के लिए भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, कहानी कह रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं कहानी भी सुना देता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि जो मेरा आदेश ये है कि आप जो सीसेट के अलावा जो मेन पेपर है उसका पूरा रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। होली 2 दिन है, तीसरा दिन होली नहीं होता है। अब ज़बरदस्ती के 5 दिन होली मनाइएगा तो वो अलग बात है। होली मेन 2 दिन है, उसमें भी मेन 1 दिन है जो मेन होली होती है। होलिका दहन के दिन कुछ तो होना नहीं है, तो उस दिन आप रिवीजन कीजिए। शाम में 2 घंटा 3 घंटा टाइम रख लीजिए कि उसमें आप इंजॉय बच्चों के साथ या अगल बगल जहाँ जाना हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तभी उस 3 घंटा को दीजिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपका जो मेन पेपर है होली के दिन पूरा होली में नहीं रंग जाना है, रमना नहीं है पूरे होली में। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटे से ज्यादा आप मत जाइएगा, ठीक। 3 घंटा 4 घंटे से ज्यादा होली आपको नहीं खेलने हैं, आप बच्चे नहीं हैं। अगली बार जब जॉब लगेगा ना तो आपके साथ हम भी होली खेलेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये मेरा आपसे मतलब प्रॉमिस रहा कि आप जहां बुलाएंगे जहां रहेंगे मैं आ जाऊंगा, होली खेल लूंगा, ठीक है ना। मुझे भी खुशी होगी कि आप घटना चक्र रिवीजन करेंगे, बिल्कुल कर लीजिए। घटना चक्र रिवीजन कर लीजिए, या फिर जो भी आपके पास स्रोत हैं, अगर ये वीडियोस आपके पास हैं, जो भी वीडियोस जो मेन पेपर के हैं वो रिवाइज जरूर कीजिएगा। रिवीजन में कुछ भी नया मत पढ़िएगा, मैं यही बोलूंगा कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको, केवल रिवाइज। रिवीजन ही आपको यूपीएससी और यूपीपीएससी क्रैक करवाएगा, ये याद रखिएगा मेरी बातें। पहली बात, कितने दिन की छुट्टी है बता देता हूं। आज हो गया सैटरडे, और उसके बाद आपका 1 तारीख को क्लास खुलेगा, ठीक है। पॉलिटी निपटा दूंगी, पॉलिटी निपटा दीजिएगा, है ना, पॉलिटी निपटा दीजिएगा। पॉलिटी मत निपटाइएगा, लेकिन आप पॉलिटी में लिखे हुए तथ्यों को निपटाइएगा, तो पता चला किताब ही निपट गया, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि हाँ, अभी आप जैसे 4 दिन छुट्टी है, तो 1 तारीख को क्लास खुल जाएंगी और 1 को क्लास चलेंगी। फिर मेरी जो टाइमिंग है वो वही रहेगी, बाकी आपका 9 बजे से 11 बजे से जो होता है बाकी बता दिया जाएगा, देख लेंगे आप, आपको पता भी होगा, बताया गया होगा। लेकिन मेरी क्लास जो 1:15 बजे होती है 1:15 बजे ही होगी, है ना। और देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा यही मकसद है कि मैं आपको तरीके से दूँ। आज मैं ये कंकाल पढ़ा देता, चाहता तो मैं ऐसे ही पढ़ा देता, लेकिन मुझे खुद संतुष्टि नहीं होती है, मज़ा नहीं आता है। मुझे तब मज़ा आता है जब यहाँ से आपके कमेंट आते हैं कि सर समझ में आ गया, तब मुझे यहाँ से क्लास निकलने के बाद संतुष्टि होती है कि चलो मैंने आज इनको अच्छा दिया। देखिए, एक होता है कि आप तैयार होते हैं, एक होता है कि प्रेजेंटेशन दिखाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। एक है कि आप एग्जाम की तैयारी किए और प्रेजेंटेशन कहाँ होगा, आपका एग्जाम हॉल में होगा। एग्जाम हॉल में बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं, टेक्निकल फॉल्ट ना, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं कंप्यूटर हैंग हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑनलाइन आपको मिल रहा था, ऑनलाइन में फिगर की जरूरत थी, फिगर मुझे मिले नहीं, चाहे वो जिससे भी गड़बड़ हुआ हो, एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया। तो मेरे कहने का मतलब कि आप हर तरीके से अपने आप को तैयार कीजिएगा एग्जाम तक, ठीक है। इनका कहना है प्रिंस का कि साइंस और टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स करा दीजिए सर पिछले 1 साल का। देखिए, इसके लिए मैं तो कुछ अभी बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी इसका मैंने वर्क नहीं कर रखा है करंट अफेयर्स वाला, साइंस और टेक्नोलॉजी वाला। अगर किया होता तो ज़रूर कराता, और जितना हो सके मैं, देखिए बायो में जितना हो सके, जितना मैक्सिमम मैं जा सकूं अपने तरफ से प्रयास, मेरा प्रयास यही रहता है कि आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बैठ जाएं, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें आपका एग्ज़ाम हॉल में काम करती है।
आपके पास कितना कंटेंट है, आप कितना लिखे हैं कॉपी में, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर आप ब्लड में 100 पॉइंट मान लीजिए बनते हैं, आपके दिमाग में 20 पॉइंट हैं, तो वही आपका मेन हथियार है। 80 पॉइंट हथियार नहीं है, वो तो घर में रखा रह जाएगा आपका। एग्जाम हॉल में जो 20 पॉइंट आप लेके दिमाग आपका गया है, वही आपका मेन हथियार है। और मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि आपका वो हथियार मैं अच्छे से तैयार कर दूँ, जो भी तैयार कराऊँ अच्छे से तैयार कराऊँ। चलिए मैं आपको कुछ कमेंट भी ले लेता हूँ। करेंट अफेयर्स करा दीजिए, कोशिश मेरी मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा फिलहाल, लेकिन इस बारे में सोच लूँगा। यूपीएससी में क्वेश्चन 10 ज़्यादा साइंस से करंट का आते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यूपीएससी वालों को, यूपीएससी में ये जो साइंस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, साइंस पढ़ेंगे आपका बेस बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसमें जो करेंट टाइप का पूछता है, जैसे आप कोई पढ़ रहे सेल पढ़ रहे हैं, तो सेल में एकदम नवीनतम टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर यूपीएससी में। खैर कोई नहीं। और बाकी सर यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर की बात करना सर, आप बताएं क्या करना है, आप क्लास लेंगे कि नहीं सर? ठीक है, मैं उनको बोल देता हूं सर को, आपका ऑप्शनल क्या है सर जी? मेरा ऑप्शनल जान के क्या कीजिएगा, है ना, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको तैयार कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है ना। बाकी मैं बात करता हूं, देखता हूं, जो भी होगा बता दूंगा। नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से? और देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन अब का जो एग्ज़ाम होगा, अब जो एग्ज़ाम होने लगे हैं ना, थोड़े से मतलब तरीके चेंज कर रहे हैं। हर आयोग चाहती है कि मुझे, देखिए एक चीज़ मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, सीधी सी बात आपके दिमाग में डाल देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मान लीजिए आज आपके पास ऑटो से कहीं जाते हैं, 1 घंटे में एक ही ऑटो आती है, चाहे उसकी सीट फटे होंगे, आप उसी ऑटो में बैठ के जाएंगे। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा और आप एग्जाम के लिए इसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर्ड कीजिएगा। 1 घंटे में एक ऑटो आती है, आपके जो आने जाने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसमें 1 घंटे में एक ऑटो आती है। एक ऑटो कैसी भी आए, फटी आए या 5 आगे बैठे हैं, पीछे भी क्यों न बैठना पड़े, आप बैठ के जाते हैं, क्योंकि 1 घंटे में एक आती है। हर 1 मिनट पर एक ऑटो आएगी, तो सबसे चमकीला ऑटो खोजिएगा, अच्छा ऑटो जिसमें हवा खुलेदार हो, मजे से बैठ पाए। ये जो बातें हैं यहां आयोग के साथ भी समान रूप से इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आयोग के पास दिन प्रतिदिन जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है बढ़ रहे हैं। आज के 5 साल पहले यूपीएससी में या यूपीपीएससी में इतने फॉर्म नहीं जाते थे जितने आज जाते हैं, ठीक। आज जितने फॉर्म जा रहे हैं, 2 साल बाद इससे ज्यादा ही फॉर्म जाएंगे, मेरी बातों को समझिएगा। तो आयोग ये चाहती है कि मैं अच्छे से अच्छा कैंडिडेट को अपने यहां अधिकारी के रूप में रखूं। उसके लिए वो क्या करेगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा देगा। बात समझ में आ गई? तो आपको भी अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा लेना है, करना यही है। देखिए मैं एक बात और अच्छे से बताता हूं, अगर आपका मतलब माइंड एकदम क्लियर है ना, स्पष्ट है ना कि मुझे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो आप एग्जाम एकदम आराम से निकालिएगा। अभी आपके माइंड में एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि अगले 4 दिन में मुझे क्या करना है। नहीं है तब भी आज कर लीजिए कि मुझे कल ये वाले टॉपिक में दिक्कत होते तो ये रिवीजन कर लूंगा, ये रिवीजन कर लूंगा, ये रिवीजन कर लूंगा। रिवीजन करने के बाद आपको ऐसा लगा कि हिंदी में प्रॉब्लम आया, बेहिचक मुझसे पूछना है। एक कमेंट पहले कर लेना कि सर मुझे हिंदी के क्वेश्चन पूछने हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो पूछ लूँ। वैसे मैं अनुमति कभी भी दे देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। बायो के बाद जब लास्ट में 10 मिनट बचते हैं, टाइम जब लास्ट में 10 मिनट बचते हैं, तो उसमें मैं सीधा बोलूँगा कि हाँ भाई हिंदी के क्वेश्चन जो है पूछ लीजिए, बायो के जो क्वेश्चन है पूछ लीजिए। इसके अलावा कोई डाउट है मन में तो और पूछ लीजिए। एग्जाम में डर लग रहा है पूछ लीजिए, एग्जाम को लेकर नर्वस है, कुछ बोल दिया है या मन में किसी बात को लेकर मतलब दुविधा है ना, शादी टूटने वाली है तब भी पूछ लीजिए कि सर शादी लगी है, लड़की बोली है कि यूपीएससी निकालो यूपीपीएससी निकालो, तभी शादी करेंगे, तब भी पूछ लीजिए, उसका भी तरीका मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे मेन जरूरी ये है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती है। तो मैं जितना आपके पीछे इतना मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत कीजिए ताकि मैं भी खुश रहूं। आपको मैं खुश रखने का कोशिश करता हूं ना, कभी तो दुखी नहीं होने देता, अपने तरफ से मैं पूरा प्रयास करता हूं। अब इसके बावजूद अगर 1-2 बच्चों को दुख लगता हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं, है ना। देखिए डर के आगे ही जीत है। पहली बार परीक्षा तो क्या हो गया, मत सोचिए ना, आप तो बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। आप ये सोच के जाएंगे कि इस बार तो हम अधिकारी बन जाएंगे। पहली बार में अगर अमिताभ बच्चन इतने देश के महानायक बन गए होते तो ऐसे तो कई महानायक होते आज, और उस महानायक का तो कोई इज्जत ही नहीं होता।
तो पहली बार डरिए मत, आप एग्जाम देने जाइए। डर पता है कहां लगता है? डर एक ही जगह लगता है। अगर आपको ये डर है ना, लोग क्या कहेंगे, माँ पापा क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हम कितनों से वादा किए हैं वो वादा टूट जाएगा। कोई वादा नहीं टूटता है, कुछ नहीं होता है। जिस दिन आप सफल होंगे सब कुछ सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं, पहली बार एग्जाम है तो नर्वस मत होइए, आराम से जाके एग्जाम देना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और होली अच्छे से मनाते हुए खासा ध्यान रखना है अपने बॉडी का। ये नहीं कि होली में इतना रम गए कि तबीयत खराब कर लिए, सर्दी बुखार एलर्जी खांसी हो गया, नहीं करने हैं। होली अगले साल आएगा, अगले साल अच्छे से होली खेल लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन सबसे ज़रूरी है आपका पढ़ाई, अच्छे से पढ़िएगा, 3-4 दिन रिवीजन कीजिएगा। और इन 3-4 दिनों के बाद जब यहाँ मेरे पास आइएगा बायो के क्लास में, बायो क्लास आपका मेरे ख्याल से 3 तक है। मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरी बायो 1, 2, 3 तक ही होगी आपकी शेड्यूल में। लेकिन अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, हाँ क्रैक करके ही होली, बिल्कुल सही बात है। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं अभिषेक, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कोई बात नहीं। सब कोई फर्स्ट अटेम्प्ट से ही गुजरता है, बस ये जान लीजिए। आज जो भी मतलब सेवाओं में अधिकारी पदाधिकारी हैं, सब फर्स्ट अटेम्प्ट से ही गुजरते हैं। अब कहिए कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ लोगों का हो जाता है, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, वो कई बार पहले ही फेल्योर होते हैं, कई बार पहले ही, मतलब कहने का मतलब वो कोई आदमी 12th से लगा हुआ है, 4 साल पहले से तैयारी कर रहा है, वो भी तो कई बार टेस्ट वगैरह दिया होगा, कई बार वो भी तो नर्वस हुआ होगा, हो सकता है। तो कहने का मतलब कि वो अलग बात है, लेकिन आप तैयारी करें तो डरना नहीं है ना, और टेंशन नहीं लेना है। बाकी होली में आराम से खेलना है, अच्छे से अपना रिवीजन कर लेना है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ, 1 से 3 तक मेरी क्लासेस हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 3 तक ना लेके आगे भी 1-2 दिन और लूँ। और मेरा प्रयास अंतिम ये रहेगा, अगर आपका बायो टाइम से कंप्लीट हो जाता है तो मेरा एक प्रयास, जो अनोखा प्रयास आपके समक्ष में लाऊंगा, वो मैं पहले अभी तो बताऊंगा नहीं, जब मैं लाऊंगा तभी बताऊंगा, क्योंकि बताने के बाद अगर नहीं ला पाया तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है ना, खतरे से खाली नहीं होता है फिर वो, ठीक है। हाँ यहां होगा, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है, होली वहीं खेल लेंगे, है ना, जहां भी खेलेंगे। मैंने बोला कि अगर आप इस बार बहुत अच्छा से काम करते हैं, बहुत अच्छे से तरीके से खेलते हैं, मतलब बहुत अच्छे से करते हैं काम, और सब कुछ अच्छा होता है, तो मैं आपके समक्ष आ जाऊंगा, बुलाएंगे वहां मैं आ जाऊंगा, होली खेल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। इस बार का होली थोड़ा पढ़ाई पे लगाइएगा, खेलिए थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हुए बात, अब आते हैं हम लोग कहानी पे। कहानी जरूरी था ना, चलिए कहानी कह देता हूँ, और आज की कहानी ध्यानपूर्वक सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। शुरू करूं, कहानी शुरू करें। चलिए देखिए, अब सुनिए ध्यानपूर्वक कहानी, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार की बात है कि एक बच्चा था, स्कूल जाता था, रोज़ स्कूल जाता था, और उसको वर्क मिला करते थे स्कूल्स में। तो जब स्कूल में वर्क मिलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा वर्क नहीं कर पाता है, हम सभी को पता है, आप सभी को पता है ना। और बच्चा बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदार था। तो उसने पापा से पूछा, पापा बेचारे उसके ऑफिस वर्क वाले थे, ऑफिस में वर्क करते थे, तो काफ़ी वो भी थके हारे आए हुए थे, और वो घर में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे थे। बच्चा उधर से आया कॉपी लेके, पापा मुझे ये चीज़ें बता दो। पापा बोले कि बेटा अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं बता सकता, जाओ इधर से। तो बेचारा वो जाके अपना काम कुछ देर करता है, फिर सो जाता है। तो इसका जो फादर थे वो अचानक अपना काम खत्म करके सोचे कि बच्चा पता नहीं पूछा था कुछ, अचानक उनके दिमाग, देखिए होता क्या है ना कि जब लैपटॉप पर काम कर रहे हैं आप, लैपटॉप पे उधर से बच्चा आया, पापा कुछ पूछता, अच्छा जाओ ना बाद में पूछ लेना यार, अब अभी टाइम नहीं है। आपका ध्यान उस पर था भी नहीं, पता भी नहीं हो कि आपका बेटा पूछ के चला भी गया होगा। तो उनको अचानक दिमाग में आया कि जब मैं काम कर रहा था तो कोई, अच्छा वो बाबू आया था, बच्चा आया था मेरा, चलो उसको देख लेता हूँ एक बार, कुछ पूछ रहा था। वो गए, देखे कि बेचारा सो रहा है, मस्त पंखे चले हुए हैं, थोड़ा गर्मी का टाइम था, सो रहा था बच्चा। और बच्चा सोया हुआ था, बगल में कॉपी किताब रखा हुआ था। तो पापा सोचे कि इसका कॉपी चेक करते हैं, भाई क्या पूछ रहा था, कुछ पूछ रहा था हमसे कि कुछ बता दो, है ना। तो कॉपी पलटने लगे, कॉपी में होमवर्क की जगह तो मतलब कुछ कुछ किया हुआ था, बाकी उसको नहीं समझ में आया था, वो नहीं किया हुआ था। तो पापा सोचे कि इसका मैं होमवर्क करा देता हूँ, तब तक देखिए कि बच्चा सो गया था। तो वो कॉपी पढ़ने लगे। उस कॉपी की एक पेज में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि धन्यवाद हो उस भगवान का
जिसने मुझे इंसान बनाया, क्योंकि मैंने कई कीट पतंगों को मतलब रौंदते, गाड़ियों के द्वारा रौंदते हुए देखा है, तो मैं उनसे अच्छा हूं। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 1 पॉइंट दे के लिखा हुआ था। पॉइंट नंबर 2, धन्य हो उस भगवान का जिन्होंने मुझे इतना अच्छा घर दिया, क्योंकि मैंने कईयों को स्कूल जाते समय देखता हूँ रोते हैं और बाहर रहते हैं और उनके घर नहीं होते हैं, तो मैं उस भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ। तीसरा पॉइंट लिखा था, मैं धन्यवाद करता हूँ उस भगवान का जिन्होंने मुझे अच्छा पापा दिया है, क्योंकि मेरे दोस्त के खुद पापा नहीं हैं, मेरे दोस्त के पापा नहीं हैं, तो मैं उस दोस्त को देखता हूँ अकेला फील करता है, लेकिन मेरे पापा हैं। धन्यवाद उस भगवान का जो इतना मुझे अच्छा टीचर्स दिया, क्योंकि कईयों को देखा है कि पढ़ने के मौके भी नहीं मिलते हैं। धन्यवाद उस भगवान का जो मुझे हर तरह से सुखी संपन्न बनाया। मतलब कहने का मतलब बच्चा अपना फीलिंग लिखा था उसमें, और भगवान को हर बार धन्यवाद दे रहा था लिख लिख के कि धन्यवाद हो भगवान का कि मुझे पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीब हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। और धन्यवाद उस भगवान का जो पापा को जॉब दिए, वो भी अपने जॉब में काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अब ये जो आदमी थे, मतलब जिससे उसके पापा थे, वो सोचने लगे बच्चा में कितनी समझ है, देखो ये क्या कह रहा है। बच्चा एक टाइम जब मेरे पास आया था वो टेंशन में था, क्योंकि उसके होमवर्क पूरे नहीं हुए थे। जिस समय वो आया था उससे कई गुना ज़्यादा मैं टेंशन में था, क्योंकि मैं वर्क कर रहा था, वो काम बहुत ज़रूरी था, नहीं होता तो दिक्कत था। लाइफ में, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, लाइफ में आपके बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत टेंशन वाले बात आएंगे सामने। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े में है। मुझे पता है, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, पठन पाठन सारे काम करता हूँ, यहाँ तक कि लेखन थोड़ा थोड़ा भी लेखन भी करता हूँ, लिखने वाला काम है ना। लेखन समझते हैं ना, लेखन का मतलब नोट्स छापना नहीं, कुछ और ही। तो सारे काम करता हूँ, उसके अलावा भी बहुत मतलब एक्टिव रहता हूँ। मुझे समझ में आता है कि विद्यार्थियों को क्या क्या दर्द होता है। तो देखिए उसके मन में क्या फीलिंग है कि देखो एक बच्चा को ये समझ में आता है कि भगवान ने जो भी दिया है कम से कम शुक्र मनाओ। आप सभी शुक्र मनाएं कि आपको पढ़ने का मौका मिला है। भारत में मैं बता देता हूं लगभग 1 से 2 करोड़ लोग आज के डेट में भी अगर देखा जाए तो तीनों टाइम में एक आध टाइम भूखे सो जाते हैं। अगर वो दिन का खाना खाते हैं तो रात में नहीं मिल पाता है। लगभग 1 से 2 करोड़ लोग भारत में, 125 करोड़ आबादी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, 125 करोड़ आबादी में लगभग 1 से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, और कईयों करोड़ ऐसे हैं जो मतलब छछन होता है, जिनमें लालसा होता है कि काश मैं पढ़ पाता और वो नहीं पढ़ पाते हैं। शुक्र मनाइए भगवान का, धन्यवाद कीजिए आप कि आपको पढ़ने का मौका मिला है और आपको एक पदाधिकारी बनने का सुनहरा मौका मिला है। इस मौके का हमेशा फायदा उठाइए। शुक्र मनाइए उस भगवान का जिस भगवान ने आपको एक अच्छा माता पिता दिया है, चाहे वो जैसे भी हों, आपके साथ जैसा भी ट्रीट करते हो। माता पिता बुरे नहीं होते, समय बुरा हो जाता है कुछ टाइम के लिए, आपका जॉब नहीं लगता है या कुछ वैसा बात होता है। जैसे कुछ मैरिड लोग होते हैं, शादीशुदा लोग हैं, वो भी तैयारी करते हैं, उनके लाइफ में माता पिता से कभी झगड़ा हो जाता है, या कई इसमें ऐसी लड़कियां होंगी, महिलाएं बन गई होंगी, मतलब माताएं बन गई होंगी, या जिनकी शादी हो चुकी होंगी, उनके घर में प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी बात नहीं है, समय आपका खराब है। जिस दिन आप पद पे जाएंगे उस दिन सब कोई आपको सैल्यूट करेगा, और ऐसे नहीं करेगा दिखाने के लिए, अंदर से वो आदमी हमेशा खुश रहेगा कि चलो कोई तो है एक जो जॉब में है। कहीं वो नाम, हाँ मेरी वो पतहू है, ऐसे नाम लेंगे कि मेरी पतहू डीसी बन गई है, एसडीएम बन गई है, जो भी, तो देखिए उनमें अच्छा फीलिंग आएगा। तो मेरे कहने का मतलब भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आपके इतने अच्छे माता पिता मिले हैं, और उस भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आपको एक अच्छा टीचर गाइडर मिला है। चाहे जो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को मत लीजिएगा, मैं बहुत अच्छा टीचर गाइडर हूं नहीं पता, लेकिन आप जिसके सानिध्य में पढ़ते हैं, जिस भी इंसान के, जो भी आप जिसको भी टीचर मानते हैं, अगर कोई मुझे मानते होंगे तो अच्छी बात है, बाकी किसी भी मानते हैं वो अच्छी बात है, तो उस टीचर का भी मतलब उस भगवान का धन्यवाद कीजिए। क्योंकि कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको भगवान के बारे में कोई बताता है तो गुरु, सबसे पहले गुरु होते हैं आपके माता पिता, और दूसरे गुरु होते हैं वो जो आपको शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं। तो लाइफ में इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। कोई कुछ कहता है नहीं सुनना है, अपनी बातें, मतलब अपनी दिमाग का सुनना है, दिल का सुनना है, दिमाग का नहीं दिल का, और वो जो कहेगा वही करेंगे आप, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, भगवान जी का हमेशा थैंक यू कीजिए, है ना। और लाइफ में हमेशा खुश रहिए, चीज़ों को लेकर डरना नहीं है। और मैं जाने से पहले आपको इतना बड़ा मोटिवेशन दे जाऊंगा, आपके अंदर एक ऊर्जा भर जाऊंगा कि आप एग्ज़ाम में डरेंगे नहीं, और जहाँ भी डर लगेगा आपको ज़रूरत हो, है ना, तो
कांटेक्ट कर लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने दिनचर्या को फॉलो करिएगा और मिलते हैं हम लोग 1 अप्रैल को, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाकी चीज़ों से सीखते रहिए हमेशा। चलिए, किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछिए, बाकी क्लास सेशन को बंद करते हैं फिर। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का। ओके, सभी को धन्यवाद। हाँ, एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली, है ना। चलिए।